Happy Independence Day. Welcome to insightful discussion on Indian political thought. भारतीय राजनीतिक चिंतन पर हम बात करने वाले हैं और इन पॉइंट्स पर हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं आपको, जिससे आपको लेक्चर का फ्लो पता लग जाए। सबसे पहले बेसिक्स की बात करेंगे कि यार ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता क्या है, मतलब इज इट अबाउट कि इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि आज हम पदों की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, डिफरेंट जो पोजीशंस होती हैं उनके बीच में रिलेशंस की बात करते हैं, राइट्स की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो क्या इंडियन पॉलिटिकल थॉट में हम ऐसे कुछ बेसिक रूल बुक को देखते हैं या फिर ये केवल एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है? इसको डिस्कस करते वक्त हम बताएंगे कि वेस्ट ने क्या कहा और वेस्ट कहाँ गलत था, और क्या आज जो हम देख रहे हैं इंडिया को, इज इट दैट इंडिया इज रिवाइविंग इट्स एंशंट कल्चर, जो कि स्ट्रेटेजिक भी है और पॉलिटिकल भी है। अभी हम जाएंगे। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द व्यूज ऑफ जॉर्ज तनहम, फिर मॉरिस जॉन्स क्या कह रहे हैं और वी आर मेहता क्या कहते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन रहने वाला है। इसके बाद डिफरेंस क्या है ईस्ट और वेस्ट में। देखिए, वेस्ट का जो नज़रिया है दुनिया को देखने का वो अलग है और इंडिया का अलग है। एंड बेस्ट पार्ट in Indian political thought is that we represent a civilization which believes in अनेकांतवाद। यानी कि हम कभी नहीं कहते कि जो हम कह रहे हैं बस वही अटल सत्य है। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडियन पॉलिटिकल थॉट रिप्रेजेंट कंटिन्यूटी फ्रॉम एंशिएंट टू द मॉडर्न टाइम। यानी कि एंशिएंट टाइम में जो धर्म की बात होती थी, धर्म का मतलब इंग्लिश में जो रिलीजन शब्द है वो नहीं है। धर्म शब्द का मतलब है ड्यूटी, कर्तव्य। और आपको नहीं लगता जब तक कर्तव्य करते रहेंगे हम सब अपने अपनी लाइफ में, चाहे प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, हमारा नेशन के प्रति कर्तव्य है जो आज के दिन हमें याद रखना चाहिए, तभी एक्चुअली देश, समाज और दुनिया आगे बढ़ सकती है। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को मैं देखता हूं, इट्स माइन ऑफ, एक्चुअली यू कैन से गोल्ड माइन है ऑफ सच आइडियाज। अगर वो दुनिया में इंप्लीमेंट हो तो एक्चुअली दुनिया में कितनी सारी चीज़ें जो हम गलत ट्रैक पर चल गए हैं, जैसे कि एनवायरनमेंट का लॉस हो रहा है, लाइवलीहुड क्राइसिस हो रहे हैं, इनइक्वालिटी, राइट। हम देखते हैं एक ज़बरदस्त मिक्स इंडियन पॉलिटिकल थॉट में स्पिरिचुअलिटी एंड मेटेरियलिज्म का। यानी कि जो आरोप लगाया जाता है पश्चिम द्वारा ईस्ट पर, कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया पर, कि इंडिया इज डिवॉइड ऑफ मेटेरियलिज्म, इंडिया तो केवल अदर वर्ल्डली बातें करता आया है एंशिएंट टाइम से, इंडिया धर्म की बात करता है। नहीं, आज हम उनसे जुड़े कुछ मिथ्स को यहां पर ब्रेक करने वाले हैं। इसके बाद सैलेंट फीचर्स पे जाएंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट के। फिर कहा जाता है कि जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात की जाए तो मनु और मनुस्मृति की बात की जाए तो क्या है उसके प्रोमिनेंट व्यूज, इससे जुड़ा क्रिटिसिज्म भी है, उस पर भी आएंगे हम। इसके बाद रोल क्या है, सोर्सेस क्या है धर्म के, आइडियल्स क्या है धर्म के, जैसे पुरुषार्थ, आश्रम, वर्णाज, संस्काराज, ऑरिजिन ऑफ स्टेट, इनको हम जानेंगे इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राइट। इसके बाद ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है। अब ये एक ऐसा आइडिया है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई होगी कि पश्चिम के लगभग हर एक विचारक ने अपने अपने व्यू दिए हैं। मैं जब आज आपको बताऊंगा तो इसका ऑपरेशन बिल्कुल रूट से करेंगे कि एक्चुअली ऐसा करा क्यों, मतलब इस पर बात ही क्यों होती है। फिर वेस्ट क्या कहता है, हम क्या कहते हैं, ठीक है। देन आइडियल्स ऑफ किंगशिप, अगर राजा है तो राजा के राजधर्म क्या होने चाहिए, और कैसे पश्चिम में भी तो भाई राजा होते थे, अभी भी मोनार्की है कितनी सारी जगह पर, तो उनके यहां पर मोनार्की होना और इंडिया में मोनार्की जो हमारे इतिहास में देखी गई है, दोनों में डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था जानेंगे इसमें। फिर फैमिली और वुमेन पर व्यूज हैं मनु के, इंपॉर्टेंस क्या है फैमिली की, वुमेन की, जानेंगे। फिर क्रिटिसिज्म भी करेंगे इन थॉट्स का और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक अजम्पशंस पे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल है कि यार ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट है क्या, ठीक है। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट धर्म। तो मैंने आपसे कहा कि धर्म इज एक्चुअली ड्यूटी, कर्तव्य, राइट। जब हम धर्मशास्त्र और दंड शास्त्र दो शब्दों की बात करते हैं, अब आप कनेक्ट करते चलिएगा कि मॉडर्न टाइम में भी ये चीजें यूज होती हैं कि नहीं होती हैं। जी हां, आज भी ड्यूटी पर बात होती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में राइट्स की जगह ड्यूटी पर बात की गई थी, कर्तव्य पर बात की गई थी। इसका कोर रीजन ये कहा जाता है कि अगर हम इंडिविजुअल राइट्स पर फोकस करेंगे, इंडिविजुअल राइट्स यानी कि आप सबके व्यक्तिगत अधिकार, मींस आपके अपने राइट एज अ पर्सन राइट, जो कि आज मॉडर्न टाइम में, आधुनिक काल में सबसे प्रचलित है। हम सब एंजॉय करते हैं इंडिविजुअल राइट्स गिवन बाय आवर
कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, राइट। फंडामेंटल राइट में आपको इंडिविजुअल राइट्स भी मिलते हैं, है ना, जैसे राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेस, राइट, कितने सारे, राइट टू मूव फ्रीली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, कितने सारे आपके अधिकार आपको मिल रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे मिल रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में एंशिएंट टाइम में इंडिविजुअल राइट्स की जगह ड्यूटीज पर फोकस था। इसका कारण बताया जाता था कि ये जो इंडिविजुअल है, अगर ये अपने आप को एक समूह से अलग मानेगा, समूह के अधिकारों से यानी कि कम्युनिटी के राइट से अलग मानेगा, so it is going to bring harm to the community, because this kind of individual, when that person is going to know, oh मेरे individual rights हैं, तो ऐसे में that person may give preference to its own self interest, his or her own self interest before the interest of society। और आपको नहीं लगता भाई यही तो हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्यों भाई, मुझे प्रॉफिट कमाना है, क्लीन टेक्नोलॉजी जाए भाड़ में। तो ऐसे में क्या हो रहा है, वी आर सीइंग सो मच chaos, सो मच क्राइसिस, सो, है ना। तो यहां पर ड्यूटी पर फोकस होता था। अब एक एक स्टेप हम चलेंगे। तो इंडिया पर आरोप लगा कि आपके पास पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं है, ठीक है, इंडिया लैक्ड पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक कल्चर। अब ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा उस पर भी जानते हैं, वेस्ट का एजम्पशन था क्यों। वेस्ट का मानना था कि हमारे यहाँ एंशिएंट टाइम में, यानी उनके प्राचीन काल में, हम कुछ बुक्स देखते हैं उनके यहाँ, जैसे कि एक बुक है रिपब्लिक, तो ये वहां पर जो विचारक थे प्लेटो, उनकी बुक थी रिपब्लिक। और रिपब्लिक स्पेसिफिकली अपने इस बुक में जो सबटाइटल था वो था कंसर्निंग जस्टिस, ये प्लेटो की बुक थी, राइट। ऐसी एक और बुक थी स्टेट्समैन, ऐसी एक और बुक थी द लॉज। तो इनका कहना था कि देखो, पश्चिम के विचारकों ने राजनीति को, उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए उसको धर्म से अलग करके एक विशेष दर्जा दिया है, क्योंकि वेस्ट का मानना था कि जो धर्म होता है ना, वो व्यक्ति का पर्सनल स्फेयर है एक तरीके से, या फिर वो अदर वर्ल्डली चीज है, यानी कि इट इज कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड ऑफ आइडियाज। वो जो मैटर है, यानी कि जो आप अपने आसपास देख पाते हैं, भौतिक दुनिया है, यहां पर होती है राजनीति। तो क्योंकि राजनीति यहां पर होती है, जो आप सेंसरी ऑर्गन से टच फील कर सकते हैं, तो ऐसे में इसके लिए एक डेडिकेटेड रूल होना चाहिए, डेडिकेटेड आइडियाज होने चाहिए, विच शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजन। तो इनका कहना है कि जब इंडिया में देखो, तो इंडिया के एंशिएंट टाइम के अगर आप टेक्स्ट को देखो, महाभारत, रामायण या मनुस्मृति या अर्थशास्त्र, तो इनका कहना है कि हर जगह पर धर्म का उल्लेख है, यानी कि धर्म के बारे में भी बात की गई है। तो आपने डिस्टिंक्ट नहीं देखा, हर चीज में आपने धर्म को मिक्स किया है, तो यानी कि आप राजनीति को सेपरेट नहीं देख पा रहे। और इसी वजह से योर एरिया इज एक्चुअली डिवाइड ऑफ दिस स्ट्रेटेजिक कल्चर। आप कहोगे स्ट्रेटेजिक कल्चर से क्या कर लोगे भाई, कौन सा स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो इनका कहना है कि वाई स्ट्रेटेजिक कल्चर, अ नेशन ग्रोज इट्स जियोपॉलिटिकल स्टेटस। तो क्योंकि तय नियम हो जाते हैं, इस आधार पर हम रिलेशन बनाएंगे, इस आधार पर हम वॉर पर जाएंगे। तो उनका कहना है इंडिया में ऐसा नहीं था, जबकि अभी मैं प्रूव करूंगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में सब था ये, ठीक है। और अभी हम टेक्स्ट को भी बताएंगे, एग्जैक्ट थ्योरी को भी बताएंगे, ठीक है। उनका कहना है इंडिया इज नॉट अ प्लेस टू लुक फॉर पॉलिटिकल विजडम। यहां पर आप जाइए इंडिया में, लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए जाइए, पॉलिटिकल विजडम के लिए नहीं, क्योंकि इन्होंने मेटेरियल वेलबींग को हटा दिया, मेटेरियल वेलबींग पर इन्होंने फोकस ही नहीं किया। मेटेरियल वेलबींग का मतलब समझते हैं ना, भौतिक संसाधनों पर, लाइफ में जो प्लेजर्स हैं, इस पर फोकस नहीं किया, केवल स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया है। हालांकि अभी हम जाएंगे उस पर, लेकिन आपको नहीं लगता अगर मैं 4 पुरुषार्थ की बात करूं और उसमें कहा जाए कि भाई अर्थ और धर्म दोनों की बात की गई है, यानी कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो अर्थ यानी कि अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब ही होता है मेटेरियल रिसोर्सेज, यानी कि पैसा, संसाधन, रिसोर्सेज, जिससे कि हम अपना जीवन चलाते हैं। तो यानी कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑल्सो न्यू, मतलब इंडियन थिंकर्स ऑल्सो न्यू कि भाई अगर हम एग्जिस्टेंस में आएंगे तो हमें खाना तो चाहिए, हमें घर भी चाहिए, हमें उसके लिए रिसोर्सेज को जुटाना भी पड़ेगा। तो रिसोर्सेज तो हमारी एग्जिस्टेंस से कनेक्टेड है ना। तो क्या हम केवल आइडियाज पर जी सकते हैं? नहीं जी सकते भाई। मैटेरियल वर्ल्ड में हमें चाहिए सम रूल्स, राइट। तो इसी वजह से इवन अर्थशास्त्र में भी जो वर्ड अर्थ है वो इसी वजह से दिया गया, क्योंकि अर्थ मींस मैटेरियल वेलबींग। और अर्थशास्त्र में चाणक्य का भी कहना था कि राजा, तुम्हारी सफलता इस आधार पर टिकी है कि योर सब्जेक्ट्स, यानी कि आपकी जो जनता है, वो मैटेरियल वेलबींग रखती है कि नहीं है। अगर उसका मैटेरियल वेलबींग हटा तो राजा तुम विफल हो। तो आप तो मॉडर्न टाइम में भी ये देखते हैं, जब महंगाई रिकॉर्ड तोड़ हो जाए,
या फिर जॉब क्राइसिस हो जाए, तो आपको नहीं लगता ऐसे में आज भी जनता उस सरकार को उखाड़ फेंकती है? मैं लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा, डेमोक्रेसी में तो होता ही है, डिक्टेटरशिप हट जाती हैं। हमारे सामने कितने सारे एग्जाम्पल हैं मॉडर्न टाइम में ही। तो ये बात जो आज हम देखते हैं, तो ये बात तो भाई एंशिएंट टाइम में अर्थशास्त्र में भी की जा रही है कि नहीं? तो यानी कि यहां पर हम एक इन्फ्लुएंस देख रहे हैं, राइट? को मेटरल वेलबींग पर फोकस करना पड़ेगा। इसी वजह से जो भी रूलर बने, दे शुड एक्चुअली नो कि किस तरह की नीतियां एक्चुअली जो लोगों को जॉब, लाइवलीहुड और जो महंगाई, मतलब जो फूड है वो एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। आपने रख तो दिया मार्केट में, लेकिन अफोर्ड वो कर नहीं पा रहे, तो इसमें आपकी नीति यानी कि आपके रूल्स, आपकी पॉलिसी का फ्लॉ माना जाएगा। तो ये इनसाइट तो हमारे यहां भी थी। अब ये कह रहे हैं इग्नोर कर रहे हैं हमें। आप कहेंगे सर जब आप भी इस बारे में बात कर रहे हो और इस बारे में काफी सारे लोगों को ऑलरेडी जानकारी होगी, देन व्हाई वेस्ट एक्चुअली वाज हैविंग दीज असम्पशंस? पॉइंट नंबर 1, ये कहा जाता है शुरुआती दौर में तो कितने सारे इंडियन स्क्रिप्चर्स का ट्रांसलेशन मौजूद नहीं था। एक तो ये बात कही गई। दूसरी बात कही गई कि वेस्ट ने खुद हमारे कितने सारे टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी किया है। बकायदा वेस्ट ने कई सारे ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स को फंड किया कि आप इंडिया के स्क्रिप्चर्स को ट्रांसलेट करो। लेकिन फिर इन्होंने अपनी हेजेमनी को बिल्ड करने के लिए बकायदा उन थिंकर्स को कहा कि इस तरीके से इंटरप्रेट करना है जिससे कि हमारा वर्चस्व रहे। तभी तो वेस्ट का, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन, तो ब्रिटेन इज इन वेस्ट, ब्रिटेन का कंट्रोल हम पर कब बना रहेगा? जब भारत अपनी महानता को तो भूल जाएंगे भारतीय, और जो उनका कल्चर है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनकी पॉलिटिकल इंसाइट्स है, उन्हीं को वो समझेंगे यही आइडियल है। तभी तो उनकी जो थ्योरी है वाइट मैन्स बर्डन, कि भारत को गुलाम बनाना पड़ेगा, भाई इनका भलाई है इसमें, राइट? तभी आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में जो मॉडर्न वाला जो आपका मॉडरेट वाला फेज आता है, यानी कि एमजी रनडे वाला फेज, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वाला फेज, तो दादा भाई नेहरू वाला फेज। तो एमजी रनडे का आपने स्टेटमेंट अगर ना पढ़ा हो तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है। उनका कहना था कि वी शुड बी थैंकफुल टू द ब्रिटिशर्स दैट ब्रिटिशर्स हैव ब्रॉट दीज मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम्स, क्रिमिनल सिस्टम्स इन इंडिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ। तो अब कई मायनों में उनका कहना था कि देखो ये चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, ठीक है। और कई मायनों में फिर उन्होंने बाद में अपने विचारों को बदला भी और कहा कि देखो मैं इस वजह से कई सारी चीज़ें कहता था जिससे कि भारतीय जाग सकें, भारतीय इन बातों पर चर्चा कर सकें। क्योंकि जब आप पर कोई कटाक्ष करता है ना, तब आप उसको खोजते हो कि यार मुझे कैसे इसको गलत ठहराना है। तब जाकर आप डिस्कवर करते हो कि देयर आर सो मेनी इनसाइट्स विच आर प्रेजेंट। खैर, नाउ स्टेटस ऑफ आईपीटी, इसको कंटेस्टेड माना जाता है। वेस्ट कहता है कि हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक्चुअल में इंडियन पॉलिटिकल थॉट का दर्जा नहीं देंगे, थॉट का दर्जा नहीं देंगे, थियरी का दर्जा नहीं देंगे। ऐसा क्यों? उनका कहना है कि देखो प्रेवलेंट थियरीज में तो तब होता है अगर जस्टिस पर, स्टेट पर, राइट्स पर, डेमोक्रेसी पर, इक्वालिटी पर, जैसे मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं, अगर कोई डेडिकेटेड आपने थियरी दी हो विच इज इनडिफरेंट ऑफ रिलीजन, यानी कि उसका रिलीजन से कोई लेना देना ना हो, तभी हम मानेंगे। उनका कहना है पॉलिटिक्स तो वर्ल्डली है और इंडिया जो है वो केवल अदर वर्ल्ड के बारे में फोकस रखता है। तो ये वेस्ट का डिस्क्रिप्शन है। तो वेस्ट कहता है कि इंडिया इज एम्प्टी ऑफ पॉलिटिकल विजडम। लेकिन हमारा मानना है कि वेस्ट का एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड दिखाता है। एथनोसेंट्रिक का मतलब है कि जब आप अपनी एथनिसिटी को केंद्र मान लेते हैं दुनिया का और उसी के बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आप अपने आप को आइडियल साबित कर दें तो ऐसे में दूसरों की मार्किंग फिर आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। मतलब इतना जबरदस्त इन्होंने सिस्टम बनाया था ना कि दैट इज एक्चुअली दैट वाज वन रीजन दैट व्हाई वेस्ट टुक यू कैन से हेजेमनी बन पाई इनकी, राइट? क्योंकि हेजेमोनी केवल ऐसे नहीं बनती कि आपने मिलिट्री को भेज दिया। हेजेमोनी बनने के लिए जरूरी होता है जिस पर आप राज कर रहे हो वो भी आपको राज करने लायक समझे। तो यानी कि अगर ब्रिटिशर्स ने भारत पर राज किया तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत में भी एक जो मास था वो उस कॉन्शियसनेस को क्योंकि अभी नहीं ला पाया था, तो इसका फायदा उठाया गया। फिर उनको वही चीजें सिखाई गई जो उनके लिए जरूरी थी ब्रिटिशर्स के लिए, राइट? बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट आउटलुक। कारण ईस्ट का मानना है, उनका कहना है स्पिरिचुअल, वेस्ट का मेटेरियल। वी आर मेहता जी इस बात का कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं कि इंडियन थॉट को अगर आप वो नहीं समझ पा रहे हैं तो ये वेस्ट की लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप इंडिया के वे ऑफ लाइफ को नहीं देख पाए हो जो कि वेस्ट से अलग है। अब इस बात को मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करूंगा कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिटिसाइजिंग वेस्ट, ठीक है?
हर किसी का अपने देखने का समझने का एक तरीका होता है। तो वेस्ट का लाइफ को देखने समझने का जो तरीका है वो हमसे अलग रहा है। उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और टेक्नोलॉजी के वेव को राइड किया। उसके लिए उन्हें ज़रूरत थी कि भाई अब हम नए एरियाज़ पर अपने आधिपत्य को, अपनी हेजेमनी को बिल्ड करें। तो ऐसे में फिर उन्होंने इसका यूज़ कर लिया। तो हम कहेंगे कि उनके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, और अंडरस्टैंडिंग दिलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? देश के लोगों की होती है, राइट। अब वो जो वेस्ट है वो डायकोटोमस वे में देखता है। डायकोटोमस वे में दुनिया को देखने का मतलब होता है कि वो देखता है कि अच्छा, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, एक मेटेरियल वर्ल्ड होता है, दोनों चीज़ें अलग होती हैं। लेकिन इंडिया की जो अप्रोच है वो हमेशा से इंटीग्रेटेड रही है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि हम कहते हैं कि देखो, जो मेटेरियल वेलबींग है और जो आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग है, दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, दोनों ही चीज़ें कनेक्टेड हैं, राइट। इसी वजह से हमने मैन और सोसाइटी को सेपरेट नहीं किया। जैसे कि वेस्ट में आज हम देखते हैं इंडिविजुअल राइट का आइडिया पॉपुलर हुआ, तो कई बार लोग जो है अपने हित को सामाजिक हित से पहले रखते हैं, और इस वजह से समाज का नुकसान भी होता है। अब वो दुनिया भर में होता है, इंडिया में भी उन आइडियाज़ को अडॉप्ट किया गया। कहा गया कि ये जो एक्सप्लॉयटेशन होता है सोसाइटी के नाम पर, कि सोसाइटी के भले की बात है, इस वजह से आपकी लाइफ पे कंट्रोल कर लिया जाता है, तो इस वजह से तो चलो इंडिविजुअल राइट अच्छे हैं, राइट। बट द पॉइंट इज, हमने फिर भी इसमें एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। हमने अगर इंडिविजुअल राइट्स की बात की है तो हमने ड्यूटीज़ की बात की है, क्योंकि हम कभी भी सोसाइटी का अगर नुकसान होगा और हम सोचें कि हमारा फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऑल ऑफ अस आर इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। क्या आप कोई कह सकता है आप में से कि भाई मुझे मतलब दुनिया ने मुझको दिया क्या और हम सबकी परवाह करें क्यों, हमारा किसी ने किया क्या? जो ये आइडिया ने, जो गाना है, कौन सी मूवी का गाना था ये? देयर वाज अ मूवी, आई थिंक देवानंद जी की मूवी थी, तो उसमें ये गाना था। एक्चुअली दिस रिप्रेजेंट्स अ वेस्टर्न थॉट। वेस्ट में एक आइडिया पनपा, उसको हम कहते हैं पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। यानी कि जो मैंने, मेरे पास है वो मेरा ही है, मैंने अपने बलबूते कमाया है, अपने बलबूते उसको जमा किया है, तो जब मैंने खुद किया है तो सोसाइटी को मैं क्यों दूं, या सोसाइटी को मैं क्यों मानूं कि सोसाइटी ने मेरे लिए कुछ किया है? तो ये, इसको हम कहते हैं पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म। मुझे इस गाने में ये चीज़ दिखती है, दुनिया ने हमारे लिए किया क्या, हम दुनिया की परवाह करें क्यों, हमारा किसी ने किया क्या, राइट। बट द पॉइंट इज, आपको नहीं लगता इवन जो भाषा मैं बोल रहा हूं वो इस वजह से बोल पा रहा हूं क्योंकि किसी ने उस भाषा को ऑलरेडी बना दिया है। इस बोर्ड को मैं यूज कर पा रहा हूं क्योंकि किसी ने अपनी समय को, अपने जीवन के समय को इसमें बनाने में दिया है। मतलब इसमें किसी ने कोई टेक्नोलॉजी बनाई है, डिफरेंट कंपोनेंट बनाया, तब जाकर ये बन पाया है। आप और मैं इस वीडियो के थ्रू इंटरेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि किसी ने इंटरनेट को बनाया था, कितने सारे लोगों की लाइफ का कंट्रीब्यूशन था। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई किसी ने हमारे लिए किया क्या, नहीं। मतलब द वे दिस लाइफ इज मेड, हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आइडिया है कि यू कैन नॉट सेपरेट मैन फ्रॉम सोसाइटी। इसके लिए एक नाम और भी है, उसको हम कहते हैं कम्युनिटेरियन। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज कम्युनिटेरियन इन नेचर, यानी कि हमारा कम्युनिटी सेंट्रिक एटीट्यूड है। कुछ समय पहले हमारे देश के पूर्व विदेश सचिव हर्ष वी श्रृंगला जी ने एक बात कही थी कि अफ्रीका और एशिया के बीच में कोई चीज़ ऐसी कॉमन है जिसको हमने प्रॉपर तरीके से भी इस्तेमाल नहीं किया है, वो है कम्युनिटी सेंट्रिक सोसाइटीज़। यानी कि हमारे यहाँ समुदाय पर जोर दिया गया है, समुदाय की शक्ति पर जोर दिया गया है, राइट। तो अभी उस इंटरलिंकेज को यूज़ करना ज़रूरी है। कई लोगों के लिए कम्युनिटी, जब मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ तो आप लोग ऐसे कनेक्ट करोगे, हाँ हाँ कम्युनिटी मतलब वो ना कि कुछ लोग इकट्ठे हो गए तो कम्युनिटी बन गई, नहीं। कम्युनिटी इज अ वे 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 डीपर कॉन्सेप्ट। अगर आप इसकी गहनता को कनेक्ट कर जाएं तो कितनी सारी जो प्रॉब्लम्स हमारे आसपास हैं समाज में, दुनिया में, तो उनका सोल्यूशन निकल कर आने लगता है। तभी आज गवर्नेंस में भी आप कुछ टॉपिक्स देखते हैं जैसे कम्युनिटी गवर्नेंस, कम्युनिटी पुलिसिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, राइट। तो दिस आइडिया इज कनेक्टेड टू कम्युनिटी, एंड दिस आइडिया was present in India from ancient time that we cannot separate men and society. और आज भारत को जरूरत है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है इन आइडियाज़ के बारे में जाने, अपने माइंड को एनरिच करे। इट्स अ गोल्ड माइंड, पर चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। ये केवल शब्द नहीं है, मैन और सोसाइटी सेपरेट नहीं है भाई, इट्स अ वेरी डीप थिंग।
नेचर और कल्चर हमने कभी इसको अलग नहीं किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो वर्ड है धर्म, इट इज नॉट सिमिलर टू द वर्ड रिलीजन इन वेस्ट। व्हाई? बिकॉज इन वेस्ट व्हेन वी यूज द वर्ड रिलीजन, तो उसका मतलब है कोई एक प्रॉफिट है, ये कोई स्क्रिप्चर है और ये जीवन का आधार है। बट व्हेन वी यूज धर्मा इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो इसका मतलब कहा जाता है कि इट इज हैविंग नो बाउंड्रीज। कोई एक स्क्रिप्चर धर्म शब्द को डिफाइन नहीं कर सकता, कोई एक व्यक्ति धर्म शब्द को डिफाइन नहीं कर सकता। और यह भी एक बड़ा कारण है कि इंडियन सिविलाइजेशन एक एसिमिलेशन वाली सिविलाइजेशन रही। हमें दुनिया से जो भी अच्छा मिला हमने उस चीज को सीखा है, राइट? लेकिन बस गैप केवल यहां पर है कि जब भारतीयों ने अपने आप को पूरी तरह सीखा नहीं और फिर हमारा एक गलत इंटरप्रिटेशन हमारे कल्चर के बारे में, हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में हमें दिया गया, तो एक तरीके से हमने अपने आप को कम माना और वो बहुत ज्यादा हमने ऐसी चीजें ले ली जो शायद पूरी तरह इस समय के सॉल्यूशंस को नहीं दे रही। एग्जाम्पल दूं आपको कनेक्ट करने के लिए। जैसे वेस्ट ने कहा कि भाई पॉलिटिक्स इज अबाउट मैटेरियल वर्ल्ड एंड मैटेरियल वर्ल्ड इज अ ट्रू रियलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअल इज अ डिस्टिंक्ट वर्ल्ड। हमने कहा भाई स्पिरिचुअलिटी एंड मैटेरियल वर्ल्ड इज इंटरकनेक्टेड। जहां दुनिया में दौड़ लग रही थी कि किसके पास इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी ज्यादा, किसके पास जीडीपी ज्यादा, किसके पास इनकम ज्यादा, लेकिन अगर हम केवल मैटेरियल पर फोकस करें तो मुझे बताइए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पर लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा सहूलियतें हैं, ज्यादा प्लेजर्स अवेल वो कर सकते हैं, आपको नहीं लगता कि वहां पर मेंटल इलनेस के केसेस भी ज्यादा हैं? और जैसे जैसे इंडिया में हम ये मैड कंज्यूमरिज्म देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हमारा जो यूथ है वो उतना ज्यादा अकेला है, उतना ज्यादा वो अब मेंटल इश्यूज झेल रहा है? कई ऐसे मेंटल इश्यूज है उसको पता भी नहीं है कि ये मेंटल इश्यूज हैं। एंड द रीजन इज दैट वी हैव लॉस्ट कनेक्शन विद आवर थॉट। जब रूट से कनेक्शन मिस हो जाता है तो जाहिर सी बात है भाई, जो पौधा होता है, जो ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं, वो सूखती हैं, ड्राई हो जाती हैं। अगर हम समझ लें कि भाई सोसाइटी से इंटरकनेक्टेड हैं, तो दैट इज आवर एग्जिस्टेंस, तो जाहिर सी बात है इन सब इश्यूज का सोल्यूशन यहीं पर है। हमने नेचर और कल्चर को साथ माना है, यानी कि हम प्रकृति को और संस्कृति को जोड़ते हैं। इसी वजह से हमारे कितने सारे आप फेस्टिवल्स देखते हो तो हम पूछते हैं पेड़ों को, नदियों को, पहाड़ों को। तो वेस्ट के कुछ थिंकर्स कहते थे यार क्या बेवकूफ़ी है ये देखो, ये तो मैटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों को बताओ पूज रहे हैं एज अ भगवान। बट द पॉइंट इज, कैन वी एग्जिस्ट विदाउट नेचर? नो, वी कैन नॉट। एंड दैट इज वाई आवर कल्चरल टेनेट्स एंड दिस रेस्पेक्ट एंड कनेक्शन टुवर्ड्स नेचर वर एक्चुअली देयर, राइट? इस वजह से ऐसी चीज़ें बनी थी। धर्म और दंड, हम दोनों की बात करते हैं। धर्म का मतलब ड्यूटीज आपको बताया, और जो दंड शब्द है ये रिप्रेजेंट करता है उन इंस्टीट्यूशंस को, उन फंक्शंस को, जिससे कि आप अपने धर्म का पालन करते रहें, राइट? अब देखिए यहां पर दो हमारे पास थिंकर्स हैं, मैक्स म्यूलर एंड मॉरिस जॉन्स। जब भी आपको आंसर लिखना हो इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे या ऐसे लिखना हो, तो आप इन दो शख्सियतों को, इनके व्यूज को बता सकते हो इन फेवर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। जैसे मॉरिस जॉन्स का कहना है कि अगर इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आपने नेग्लेक्ट कर दिया, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक मेल नरिशमेंट ऑफ वेस्ट। यानी कि हम सबको जैसे खाना चाहिए होता है अपनी बॉडी को नरिश करने के लिए, इसी तरीके से हम सबको डीप आइडियाज, डीप इंसाइट्स चाहिए होते हैं अपने माइंड को ब्रॉडन करने के लिए। तो अगर पश्चिम को ब्रॉडन करना है, अपने पर्सपेक्टिव को, दुनिया को देखने को, उसमें डेप्थ लानी है, तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकती। मॉरिस जॉन्स का कहना था। मैक्स म्यूलर जो बहुत ही फेमस इंडोलॉजिस्ट हुए हैं, उनका कहना था कि किसी भी जगह दुनिया में मैंने नहीं देखा कि ह्यूमन माइंड को इतने सारे जो एस्पेक्ट्स हैं हमारी जिंदगी के, इतने सारे जो सवाल हैं, उनको उनकी डीप में जाने के लिए यूज किया गया हो जैसे कि हमने इंडिया में देखा है। सो ये दो आप यूज कर सकते हैं। नाउ धर्म, हालांकि मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दिया कि धर्मा मीन्स ड्यूटी, लेकिन क्यों करें ड्यूटी? तो कहा जाता है कि धर्मा, अगर आप धर्म का पालन कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू ब्रिंग ऑर्डर इन सोसाइटी, इट इज गोइंग टू ब्रिंग निर्वाणा एंड मोक्ष। अब कई लोग कहते हैं निर्वाणा एंड मोक्ष सर कनेक्ट नहीं हो रहा, मतलब क्या निर्वाणा और मोक्ष का मतलब वो है कि जो जीवन मरण का जो चक्र है इससे मुक्ति हो जाएगी? तो एक इंटरप्रिटेशन तो ये है, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन आप अपनी लाइफ में डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं वो आप ऐसा समझिए। आपको नहीं लगता जिस दिन
आपका जो कर्तव्य होता है अगर आप उसको फॉलो कर लेते हैं, सो बाय द एंड ऑफ द डे यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड दैट यू फील वेरी सेटिस्फाइड। आप बहुत हल्का फील करते हैं। रीजन, क्योंकि लाइफ ऐसी बनी हुई है, when we do our duties properly we are going to have a satisfied life, right? ये सेंट्रल प्रिंसिपल है लाइफ का। तो इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमारे धर्म शास्त्र में दिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो ड्यूटीज हैं हम सबकी, अगर इनको फॉलो करेंगे तभी जो है वर्चुअस पाथ आएगा और तभी हम हायर ट्रुथ तक जा पाएंगे। आप कहेंगे सर बात कनेक्ट नहीं हुई वाली, अभी बताते हैं। जैसे आपने एक सेइंग सुनी होगी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का। कमेंट्स में बताइए। तो ये क्यों है? कई लोगों को लगता है अच्छा ये कुछ रिलीजियस एक्चुअली कोई स्लोगन है। नहीं, ये इसलिए दिया गया, सीधा कनेक्टेड है धर्मशास्त्र से। धर्म की जय हो, धर्म का मतलब है कि हम सब अपने कर्तव्य की जय करें, अपने ड्यूटीज की जय करें, हम उसको फॉलो करें। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो का मतलब है कि हम, जो कई लोग होते हैं ना कि भाई अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो करना, राइट, और उससे आने वाली जो क्राइसिस हैं वो भी चलने दो। तो अगर क्राइसिस होंगे, अगर खुद ही सोचिए, अगर किसी की कोई जिम्मेदारी है, जैसे हस्बैंड इज हैविंग हिज ड्यूटी, फादर इज हैविंग ड्यूटी, मदर इज हैविंग ड्यूटी, टीचर इज हैविंग ड्यूटी, बीइंग अ स्टूडेंट यू आर ऑल्सो हैविंग योर ड्यूटी। अगर हम में से कोई भी अगर अपनी ड्यूटी ना पूरी करे तो वो इस तरीके से है कि जैसे कार है एक, समझिए ये जिंदगी, ये देश, ये दुनिया एक गाड़ी है और उस गाड़ी में आपके स्टीयरिंग भी है, इंजन भी है, पिस्टन भी है, राइट। अगर मान लीजिए कोई एक, जैसे कि मैं, आप, कोई भी, हम सब उस गाड़ी के कंपोनेंट है, एक भी अगर ऐसा हो जाए कि हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, स्टीयरिंग अपना काम नहीं करेगा जी, ब्रेक अपना काम नहीं करेगा जी, या इंजन का एक पिस्टन फेल हो गया जी, तो क्या गाड़ी अच्छे से चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। तो इसी वजह से हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। दिस इज इंटीग्रल व्यू ऑफ इंडियन पॉलिटिकल थॉट। अगर हम में से कोई भी अपनी ड्यूटी फॉलो नहीं करेगा तो इसका इंपैक्ट सब पर होगा, हमारे आसपास के लोगों पर होगा जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, और वो बात बिल्कुल फैक्ट है। बीइंग अ सन, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ ब्रदर, अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करते तो आपको नहीं लगता आपकी फैमिली नेगेटिवली इंपैक्ट होती है? बिल्कुल होती है। आपकी फैमिली नेगेटिवली इंपैक्ट होगी तो आपकी फैमिली के जो लोग हैं वो जिनसे कनेक्टेड हैं, क्योंकि फैमिली के लोग अगर इंपैक्ट में है तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वहां पर दूसरे पर इंपैक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम सब अपनी ड्यूटी करेंगे तभी वर्चुअस पाथ, यानी कि वही गुड वे ऑफ लाइफ होगी, वही हायर ट्रुथ होगा, राइट। तो इसी वजह से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, यानी कि हम सब में एक फीलिंग ऑफ यूनिटी होनी चाहिए और लव होना चाहिए। और ये सब कब आती है? ये आती है व्हेन वी हैव अ बेसिक टेनेट, दैट इज रेस्पेक्ट, राइट। उसके बाद ही सब कुछ हो सकता है, राइट। मोरल और नेचुरल लॉ है। मोरल क्यों? क्योंकि यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो बताएंगी भाई ये गुड है और ये बैड है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ नेचुरल लॉ है, यानी कि प्रकृति ने ही हमको ऐसा बनाया है। तभी मैंने एग्जाम्पल क्या दिया, हम इस गाड़ी के पार्ट हैं। अगर हम में से लोग, अलग अलग लोग अपना काम ठीक से नहीं करेंगे देन डेफिनेटली सोसाइटी पे इंपैक्ट होगा, राइट। कॉस्मिक और सोशल ऑर्डर, यानी कि कॉस्मिक वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअली जिस तरीके से दुनिया बनी है और दुनिया का एक समाज एक भाग है, तो इस समाज में ऑर्डर लाने का एक ही तरीका है, वो क्या है? धर्म। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि वाई फॉर सोशल ऑर्डर, समाज में स्थिरता के लिए धर्म क्यों जरूरी है, राइट। तो दिस इज द रीजन। तो आपको लगता है बड़ी डीप इंसाइट है, तो है ना। एथिकल बिहेवियर होगा। आप कहेंगे सर एथिकल बिहेवियर क्यों ही चाहिए हमें? अच्छा, एथिकल बिहेवियर नहीं चाहिए आपको? थोड़ा इस तरीके से सोचिए। जब आपको एक क्लैरिटी होती है कि हाँ दिस पर्सन इज गोइंग टू बिहेव इन दिस मैनर, या पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करें, Office of Prime Minister is having these functions, these responsibilities. Office of District Magistrate is having these functions, these responsibilities. Office of District Judge is having this responsibility. ठीक है, तो आपको पता है ना कि किस पोजीशन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यू नो कि वो किस तरीके से काम करेंगे। कारण अल्टीमेटली द बेसिक लॉ ऑफ लैंड इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है कि हाँ श्योरिटी है। जब श्योरिटी होती है कि ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो हमारे देश के पॉलिटिक्स के इस तरीके से काम करेंगे, अगर नहीं करा तो कोर्ट चले जाओगे, कोर्ट डायरेक्शन से करवाएगी, तो ऐसे में एक स्टेबिलिटी आती है कि नहीं आती है? स्टेबिलिटी आती है। तो एथिकल बिहेवियर हमारी सोसाइटी में भी इस वजह से जरूरी होता है, जिससे कि आपको पता हो कि हाँ
अगर हम इस तरीके से एंगेज करते हैं तो सही और गलत के पैमाने हैं और सब इसको फॉलो करेंगे। और ये बात हमारी एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में, एंशिएंट थिंकर्स को भी क्लियर थी कि भाई हर कोई एथिकल नहीं बिहेव करेगा। कितने सारे लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सोशल इंटरेस्ट से ऊपर रखेंगे, ड्यूटी को फॉलो नहीं करेंगे, अधर्म के रास्ते पर चलेंगे। तो ऐसे में फिर दंड का प्रावधान है, मींस देन वी टॉक अबाउट द प्रोविजंस कनेक्टेड इन दंड, राइट, दंड नीति। सो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिविजुअल की है और सोसाइटी की भी है, राइट। जैसे कि हम केवल ये नहीं कह रहे कि ड्यूटी केवल आपकी है, सोसाइटी की भी ड्यूटी है, राइट। दिस सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दोज हु आर डेस्टिट्यूट, डिफरेंटली एबल्ड, देन यू हैव टू एक्चुअली सपोर्ट देम, राइट। क्योंकि अगर आप नहीं सपोर्ट करोगे तो सोसाइटी का ही नुकसान है। क्योंकि अगर कोई डिप्राइव्ड है और डिप्राइव्ड है और वो इतनी क्षमता नहीं डेवलप कर पा रहा कि वो अपना धर्म का पालन कर सके, तो मुझे बताइए वो अधर्म का पालन करने लग जाए तो सोसाइटी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्रिमिनलाइजेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इमोरल एक्टिविटीज बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? तो ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये कोई नॉर्मेटिव नहीं, नॉर्मेटिव का मतलब कुछ कुछ प्रवचन की बात नहीं है ये बात, ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा नहीं किया तो ये होगा, राइट। तो सर्विस टू कम्युनिटी ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्रेशन है, राइट, कि हम सबको सर्व करना है टू द कम्युनिटी। तो ये एक तरीके से गवर्न कर रहा है हमारी लाइफ को, कंसेप्ट ऑफ धर्म, और हमारी लाइफ का एक पर्पस क्लियर कर रहा है कि अच्छा हमारी लाइफ का ये पर्पस है कि जिस लाइफ के जिस फेज में हम हों उस फेज में जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम उसको पूरा करें, दैट इज सक्सेस ऑफ लाइफ, राइट। और यही एक मेथड है जिससे कि हम अपनी सोल को प्योरीफाई रख सकते हैं। सोल को प्योरीफाई रखने का मतलब एक तरीके से आप प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो अगर आप ड्यूटीज को फुलफिल करते हैं, यू लीड अ वेरी सेटिस्फाइड लाइफ, अ ब्लिसफुल लाइफ, अ लाइफ वेयर यू विल हैव वेलोसिटी विद ईज। ईज भी रहेगा लाइफ में और वेलोसिटी भी रहेगी। क्या कमाल लाइफ रहेगी। यह है धर्म का कॉन्सेप्ट। यहां पर जब मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात करता हूं तो हम उसको दो स्टैंड्स में डिवाइड करते हैं, एक है हिंदू और एक है बुद्धिस्ट, ठीक है। हिंदू पॉलिटिकल थॉट में हम धर्मशास्त्र और दंड शास्त्र की बात करते हैं, और बुद्धिज्म और हिंदू में भी हमें कई सारी चीजें कंटिन्यूस दिखती हैं। हालांकि यह कहा जाता है कि बुद्धिज्म एक रिबेल चाइल्ड था जो हिंदुइज्म से निकला था, और इसका एक रीजन था कि हिंदू सोसाइटी में जो कास्ट वर्णा प्रणाली जिसको हम कहें, वर्णा जो सिस्टम था उसमें एक ब्राह्मणिकल ऑर्डर बन गया था। मैं इस बात को दोबारा रिपीट करता हूं जिससे थोड़ा सा और गहराई से आप समझें। वर्णा सिस्टम इज नॉट इक्विवेलेंट टू ब्राह्मणिकल ऑर्डर। जब मैं ब्राह्मणिकल ऑर्डर की बात कर रहा हूं तो उसमें हम बात करें कि वर्णा में भी जो ब्राह्मण्स हैं, क्योंकि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्णों की यहां पर बात की गई। धर्मशास्त्र में अभी बात करेंगे। तो चार वर्ण, एक इंटरप्रिटेशन कहता है कि ये इस वजह से थे जिससे कि सोसाइटी में धर्म स्टैब्लिश हो सके। पूछा भाई धर्म कैसे स्टैब्लिश होगा? इससे तो इनइक्वालिटी फैल जाएगी। तो कहा गया नहीं, बात यह है कि हर किसी को अपने हिसाब से अलग अलग कर्म तो करने होंगे। कोई ज्ञान का कर्म करे, कोई सुरक्षा का करे, कोई ट्रेड का करे, कोई बाकी तीन वर्णों की सहायता करे, जैसे कि शूद्र, यह कहा गया। और अगर कोई शूद्र है तो वो अगर ज्ञान को हासिल करे तो ब्राह्मण बन सकता है, अगर वो बल पर काम करे तो क्षत्रिय बन के वो सुरक्षा में, समाज की सुरक्षा में अपना योगदान दे सकता है। तो वर्णा वाज कनेक्टेड टू ऑक्यूपेशन। दिस इज वन पर्सपेक्टिव, मतलब एक विचार, एक इंटरप्रिटेशन ये है। अनदर इंटरप्रिटेशन इज कि ये बातें करने वाली बात है, हकीकत कुछ और थी। हकीकत ये थी कि जो वर्णा सिस्टम है, इट वाज नॉट कनेक्टेड टू ऑक्यूपेशन, इट वाज कनेक्टेड टू बर्थ। यानी कि अगर ब्राह्मण है और ब्राह्मण का बच्चा है, वो अब मान लीजिए अधर्म कर रहा है, ज्ञान का पालन नहीं कर रहा, यानी कि अपने धर्म को पालन ना करना अधर्म है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि वो शूद्र बन रहा है, वो तब भी ब्राह्मण कहला रहा है। और जो शूद्र में है, वो शूद्र वर्णा में है, और वो अगर ज्ञान पाना चाह रहा है तो उसको ज्ञान पाने से रोका जा रहा है। सो एक तरीके से ये एक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था जो सॉलिडिफाई हो गया था, कनेक्टेड टू बर्थ, और दिस लेड टू एक्सप्लॉयटेशन। और इसको कहा गया ये ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, क्योंकि इसमें जो टॉप हायरार्की में थे वो ब्राह्मण्स थे। तो एक ये कहा गया। अब ये जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सॉलिडिफाई हो गया, जिसमें कि अपवर्ड मोबिलिटी, सो कॉल्ड अपवर्ड मोबिलिटी, वो रेस्ट्रिक्ट हो गई कि भाई अब शुद्ध ब्राह्मण नहीं बन पा रहा है। तो इस एक्सप्लॉयटेशन, जब भी समाज में कोई एक्सप्लॉयटेशन होगा, सीधी सी बात है, अभी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है लेकिन कुछ समय बाद उसको चैलेंज करने वाला कोई ना कोई बनेगा,
और वो एक नया सिस्टम लाएगा। ये ट्रांजिशन हम देखते हैं मिडीवल टाइम से मॉडर्न टाइम में, एंशिएंट टाइम से मिडीवल टाइम में, तो ये बदलाव हमेशा आता है। तो कहा गया कि ऐसा ही एक बदलाव वो था बुद्धिस्ट जो टीनेट्स निकल कर आए, जो अपने आप में चैलेंज कर रहे थे इस वर्णा ऑर्डर को, राइट। अब जरा इसकी बात करते हैं, धर्म एंड दंड। तो धर्म शास्त्र में मैंने आपको बताया कि बात हो रही है कि व्हाट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज ड्यूटी इन वेरियस स्फीयर्स टू हुम इट इज एसोसिएटेड विद। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में वो डिग्री का है। मतलब क्या है, दंड शास्त्र में इंस्टीट्यूशंस पर फोकस किया गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब दंड पर फोकस किया गया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा। तो एक लीगलिस्टिक हम एटीट्यूड देखते हैं यहाँ पर हम एक नॉर्मेटिव और लीगल का मिक्स देखते हैं। आसान भाषा में आप कह सकते हैं भाई बिना दंड के धर्म भी स्थिर नहीं रह सकता। यानी कि दंड जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है, जब उसको पता होता है ऐसा करेंगे तो ज्यादा नुकसान है, इस रास्ते पर चलेंगे ज्यादा फायदा है, तभी वो धर्म के रास्ते पर चलेगा। इस वजह से दोनों की यहां पर जरूरत मानी गई, राइट। ये बात तो हो गई आपको क्लियर। अब जरा ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया अभी बुद्धिस्ट में कि वो चैलेंज कर दिया, तो ये एक तरीके से बुद्धिस्ट रिलीजन was representing more egalitarian social order। egalitarian social order का मतलब होता है जहां पर इक्वालिटी ज्यादा होती है। कहा गया कि जो हिंदू वाला सोशल ऑर्डर था जिसमें कि वर्णा प्रणाली थी, वो उतना ज्यादा वहां इक्वालिटी नहीं थी। कुल मिलाकर बात ये कही गई, राइट। लेकिन पर्सपेक्टिव क्या था भाई, ऑक्यूपेशन के आधार पर बनाया गया था। आइडिया तो सोसाइटी और इंडिविजुअल को कनेक्ट करना था, तो एसेंशियली इगैलिटेरियन होना चाहिए था। लेकिन जो प्रैक्टिस हुई थी, प्रैक्टिस में वहां पर हेजेमनी ऑफ ब्राह्मण्स हो गई थी, वर्चस्व हो गया था। तो ऐसे में चैलेंज किसने किया, बुद्धिस्ट ने किया, राइट। तो बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट के हिसाब से यह भी कहा जाता है कि भाई जो आपका ब्राह्मणिकल ऑर्डर था, वहां पर हम एक कॉम्बिनेशन देखते हैं, हेजेमनी ऑफ ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियाज। जबकि अगर हम बुद्धिस्ट टाइम की बात करें, जहां जिस समय भारत में बुद्धिस्ट रिलीजन काफी तेजी से फैल रहा था, तो वहां पर हमने हेजेमनी देखी क्षत्रिय की और वैश्य की। ये एक ऑब्जर्वेशन देखा गया, ऑब्जर्वेशन था मतलब ये कि इनकी वर्चस्व देखा गया अलग अलग समय में, क्योंकि एक टाइम पर बुद्धिज्म रिलीजन एक्सपेंड हुआ था पूरे इंडियन पेनिनसुला पर, सिग्निफिकेंट पार्ट पर, राइट। यू नो अबाउट मॉडर्न टाइम। नाउ सैलेंट फीचर्स क्या निकल कर आए। सबसे पहली बात तो हम नेशन के कॉन्सेप्ट को टेरिटोरियल सेंस में नहीं डिफाइन करते। ये इतनी जबरदस्त बात है कि मतलब ये सबसे बड़ा चैलेंज है वेस्ट के नेशन के कॉन्सेप्ट को। इसका मतलब समझाता हूं। जब मैं कहता हूं नेशन, इंडिया एज अ नेशन, यूएस एज अ नेशन, तो आपके दिमाग में क्या आता है? अच्छा, इंडिया का मैप आ रहा है जी दिमाग में, ये है इंडिया। आता है कि नहीं आता? यूएसए, ओके, ये मैप है जी। लेकिन हमारे यहां पर जो नेशन का कॉन्सेप्ट है, इट वॉज नॉट कनेक्टेड टू टेरिटरी। अगर आप इस बात को समझ गए ना, तो आप ब्रिटिशर्स के उस पॉइंट को चैलेंज कर सकते हो जब ब्रिटिशर्स कहते थे कि इंडिया इज नॉट अ नेशन। जैसे कि विंस्टन चर्चिल का कहना था, इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ लैंड विच वॉज एडमिनिस्ट्रेटिवली यूनाइटेड बाय ब्रिटिशर्स for administrative purpose, obviously, right, for the safeguard of these Indians only, because these were barbaric, uncivilized, and Britishers were civilized. And even if they get freedom, this was comment of Winston Churchill, even if they get freedom, soon India will split into various nations, because India is a land where many nations exist. That was the comment of Winston Churchill. Now counter to this, what our freedom fighters used to say, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर अरबिंदो घोष, क्योंकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट की बात की जाए और अरबिंदो घोष के कल्चरल नेशनलिज्म की बात ना की जाए तो बात अधूरी होगी पूरे इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, भले वो मॉडर्न टाइम में थे, क्योंकि अभी तो हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं। उनका ये कहना था इसी पॉइंट से कनेक्टेड कि भाई हमारे यहां तो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट टेरिटरी से कनेक्टेड ही नहीं था। किसने कहा कि एक बाउंड्री है उसी में नेशन हो सकता है? क्योंकि नेशन जो शब्द है, जैसे अगर मैं वेस्ट की परिभाषा बताऊं, वेस्ट कहता है कि जो नेशन वर्ड है इट केम फ्रॉम द वर्ड नेसाई, NASCI, जिसका मतलब होता है किनशिप। किनशिप का मतलब होता है कनेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ से रिलीजन, लैंग्वेज। तो एक धर्म के, एक बोली के, एक कल्चर के लोग जब एक पॉलिटिकल यूनिट के अंदर रहें तो उसको हम नेशन कहेंगे। पश्चिम का आइडिया है। हमारा आइडिया है कि भाई देखो, हमारे यहां पर हमारा कल्चर ही कॉस्मोपॉलिटन है। हम कह रहे हैं कि यहां पर धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, it cannot be defined by just one textbook or one prophet. हमारा जो कॉन्सेप्ट है, it can assimilate good tenets of many religions, right? It's a way of life. That why it is different. They are not able to understand it because उन्होंने अपने आप को देखा है
और वो अपने आप जैसा ही किसी दूसरे को ढूंढ रहे हैं। तो कहा अच्छा तुम हमसे अलग हो, यानी कि तुम भी हमारे जैसे हमसे अलग हो, बट अल्टीमेटली तुम भी हमारी जो रिलीजन की परिभाषा है वैसे ही तुम्हारी परिभाषा है। लेकिन हम कह रहे हैं नहीं भाई, तुम्हारा देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है, हमारा अलग है कि नहीं? तो दैट इज वाई हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है ना? तो हमारा कॉन्सेप्ट टेरिटोरियल नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट तो कंटिन्यूटी की बात करता है, एंशंट से लेकर मॉडर्न तक की। हमारा कॉन्सेप्ट धर्म और दंड की बात करता है। और कौन सी सोसाइटी ऐसी है मुझे बताइए जो धर्म और दंड के बिना एग्जिस्ट कर सकती है? कोई हो सकती है क्या सोसाइटी? सोसाइटी का मतलब ही होता है कि व्हेन पीपल आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, राइट, बाय सम कॉमन रूल्स, इंटरडिपेंडेंट, इंटरकनेक्टेड बाय सम कॉमन रूल्स, तभी तो कोई सोसाइटी बनेगी। आप घर से बाहर निकले तो आपको पता है ना कि भाई घर से बाहर निकला हूं तो ये लोग ऐसे बिहेव करेंगे, ये लोग नॉर्मली ऐसे बिहेव करेंगे। कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं है ना? पता है कि लोग ऐसे चलते हैं, ऐसे जाते हैं, ऐसे बात करते हैं। ऐसा तो नहीं है सब कुछ रैंडम चल रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि सोशल ऑर्डर है। तो धर्म और दंड तो हर एक समाज में होते हैं, राइट। हमारा कम्युनिटेरियन एटीट्यूड है। कम्युनिटेरियन एटीट्यूड का मतलब है कि हम मानकर चलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का जो सेल्फ होता है वो सिचुएटेड सेल्फ होता है, यानी कि हमारा जो अपने बारे में परिकल्पना है, समाज के बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन हमारे कल्चर से है। तो हम कल्चर को महत्ता देते हैं, राइट। एक यहां पर एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है कल्चरल रिलेटिविज्म, जो हमें इंडिया में दिखता है, इंडिया की एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट में यहां से निकलता है। कल्चरल रिलेटिविज्म का यहां पर मतलब ये निकलता है कि हम ये मानते हैं कि कोई कल्चर सुपीरियर और इंफीरियर नहीं होता। कितनी ब्यूटीफुल बात है। मतलब भाई अगर कोई अरब में है, कोई साउथ ईस्ट एशिया में है, कोई अफ्रीका में है, तो कोई कल्चर इंफीरियर सुपीरियर नहीं होता। स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट हर एक कल्चर में हो सकता है समय के हिसाब से। भाई जरूरतें बदलती हैं तो रिचुअल ट्रेडिशंस भी बदलते हैं, लेकिन आप अगर किसी एक कल्चर में जो पला बढ़ा है उसको सामने लाएं और कहें कि यार तुम्हारा कल्चर सेकेंडरी है, हमारा कल्चर प्राइमरी है, जैसे कि वेस्ट करता था, तभी तो कहता था वाइट मेन्स बर्डन सिविलाइजिंग मिशन पे है इंडिया को गुलाम बनाकर। तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डिमीनिंग द अदर पर्सन कल्चर एंड यू आर डिमीनिंग दैट पर्सन एंड दैट नेशन, क्योंकि उसका जो वर्ल्ड व्यू है, वो जो उसको मिला है वो अपने कल्चर से मिला है। एक तरीके से आप समझ लीजिए, ऐसा समझ लीजिए इस बात को। एक बात तो आप एग्री करेंगे कि हम में से हर कोई आज जो जैसे विचार रखता है उसका एक बड़ा कनेक्शन इस बात से होता है कि हमारे पूर्व के एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, राइट। जैसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस हिसाब से आप चश्मा लगाते जाए हैं। आपने कुछ बातें सुनी कि अच्छा हमारे कल्चर में ना ये चीज़ अच्छी मानी जाती है, बुरी मानी जाती है। आपने अपनी मम्मी को सुना, दादी को सुना, पापा को सुना, दादा को सुना, तो आपके दिमाग में वो बात फिक्स हो गई। फिर आपने अपने आसपास जो कल्चर के लोग थे उनसे भी सेम बातें सुनी, आपके दिमाग में और फिक्स हो गई कि भाई यही सच्चे है, चश्मे लग गए अब आपके। अब आपको जैसे आप दुनिया में घूम रहे हो तो आप दुनिया को बस उसी तरीके से देख रहे हो, चश्मे तो आपने पहले लगा रखे हैं, राइट। अब ऐसे में कोई आपके कल्चर को है भाई तुम्हारा चश्मा यार खराब ही है बिल्कुल, आपको कैसे खराब है? आप क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने चश्मा लगा रखा, आपको लग रहा है दीज आर माई नेचुरल आइज, राइट। तो हम इस फैक्ट को मानते हैं कि भाई हर किसी का कल्चर अलग होता है, लेकिन कल्चर में स्कोप ऑफ एसिमिलेशन, इंप्रूवमेंट होता है। तो इसी को हम कहते हैं कि भाई हम रिलेटिव मानते हैं हर एक कल्चर को, कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है। और हम हर एक कम्युनिटी की महत्ता को जानते हैं। हम प्लूरलिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं, यानी कि मल्टीपल व्यूज हो सकते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्ट में वीडियो में आपको बताया था, अनेकांतवाद, मल्टीपल ट्रुथ्स कैन को एग्जिस्ट। ये नहीं है कि मैं ही सही हूं। और आपको नहीं लगता दुनिया की सारी जो लड़ाई है उसकी जड़ क्या है? मैं ही सही हूं, मैं ही सही हूं। घर में देखो मैं ही सही हूं, बाहर देखो मैं ही सही हूं, सारा कॉन्फ्लिक्ट यही से है। जबकि अगर हम कोई कम्युनिकेशन करें बाय फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर पर्सन, क्योंकि अपना तो हमें पता ही है ना, तभी तो कह रहे हैं मैं ही सही हूं अंदर अंदर, और फिर सामने बोल रहे हैं मैं ही सही हूं, और इसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। लेकिन ऐसे में अगर पहले दूसरे पर्सन के को सुन लें, सुनने का मतलब इट्स नॉट अ फिजिकल एक्सरसाइज। हाँ सुन तो रही है ना, कान तो सही ठीक काम करते हैं, हमारे ईयर्स आर वर्किंग फाइन। नहीं, सुनने का मतलब है गेटिंग टू द कोर, व्हाई दैट पर्सन इज सेइंग दैट एंड व्हाट एग्जैक्टली दैट पर्सन वांट्स टू कन्वे। कई सारी ऐसी बातें होती हैं कम्युनिकेशन में जो शब्दों में नहीं होते।
शब्द तो केवल उसका एक छोटा सा भाग होते हैं, उसका जो मर्म है, डेप्थ है, कारण है, वो कुछ और होता है। तो अगर आप उसको सुनने लग जाएं और उसके बाद कम्युनिकेट करने लग जाएं तो आपकी कम्युनिकेशन पावर ही नेक्स्ट लेवल पे हो जाए। आप बेहतर तरीके से लोगों से बात कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं दूसरों से। कई बार आप खुद गलत होते हैं, उसको मान सकते हैं, समय से अपना नुकसान बचा सकते हैं जो आपने अपने आप को सही 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 मानकर करवाया जिंदगी में। फॉर दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दिस प्लूरलिस्टिक एटीट्यूड। मल्टीपल ट्रूथ्स कैन कोएग्जिस्ट ईच अदर एट अ पर्टिकुलर टाइम, राइट। कॉस्मोपॉलिटन व्यू, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि दुनिया भर के जो डिफरेंट कल्चर्स हैं, हम उनकी एग्जिस्टेंस को अपने साथ हार्मनी में देखते हैं। जैसे संत तुकाराम का एक स्टेटमेंट था ना कि भाई दिस होल वर्ल्ड इज वन फैमिली, वसुधैव कुटुंबकम फॉर एग्जाम्पल। तो दिस कॉस्मोपॉलिटन वर्ड रिप्रेजेंट्स दैट वसुधैव कुटुंबकम, ये रहा, राइट। तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, राइट। तो वर्ल्ड इज होल फैमिली, और ये इंडिया का ट्रेडिशन यहां पर रिप्रेजेंट करता है। भीखू पारेख इस बात को कहते हैं, जो मैंने अभी आपको बताई कि धर्मशास्त्र और दंडशास्त्र और हिंदू टेक्स्ट में होता है, हिंदू और जो बुद्धिस्ट है, ये दो ट्रेडिशन हम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखते हैं, ठीक है। अब इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जब मैं हिंदू वाले पार्ट में आता हूं, उसमें धर्मशास्त्र में आता हूं, तो पहला नाम आता है मनु, राइट। मनु, मनुस्मृति। तो साइलेंट आइडियाज विच आर फाउंड इन मनुस्मृति। तो अब हुआ क्या, ये कहा जाता है, अब सुनिएगा जरा, आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। सबसे पहले यार ये ओरिजिन ऑफ स्टेट है क्या, मतलब क्यों सारे स्कॉलर्स चाहे वेस्ट के हों ईस्ट के हों, ये क्यों पड़े होते हैं इस आइडिया के पीछे, ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो ये स्टेट है क्या। अब स्टेट का मतलब उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मत मानिएगा, ठीक है। स्टेट का मतलब देखिए क्या है, एग्जाम्पल देता हूं आपको। मान लीजिए ह्यूमंस जो हैं, हम सब एक समय पर मान लीजिए हंटर्स एंड गैदरर्स थे। आप कहेंगे बिल्कुल थे सर। तो हंटर्स एंड गैदरर्स थे, हमारी अनसेटल्ड लाइफ थी। कोई साथ 2-3 लोग खुद मिलकर हंटिंग कर रहे हैं, कोई अलग अलग हंटिंग कर रहे हैं। तो क्या यहां पर कोई आपस में कोई कुछ ऑर्डर हो, ऐसा जरूरी था? नहीं था। फिर हम मूव हुए, मूव किसकी तरफ हुए? एग्रीकल्चर की तरफ हुए, राइट। तो यानी कि हम सेटल्ड लाइफ की तरफ जाने लग गए, सेटल्ड लाइफ। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे कि हमारी क्लास में अभी एक स्टूडेंट दिख रहे हैं यहां पर से, राहुल। सो राहुल इज दिस पर्सन। इन्होंने क्या करा, एक एरिया में अपलोइंग करी, एग्रीकल्चर करा, मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट करी, तो सेटल्ड लाइफ स्टार्ट करी। तो सेटल्ड लाइफ ऐसा नहीं था कि सभी लोगों ने एक साथ कर दी थी। कितने सारे लोग अभी भी क्या थे, वो अपना हंटिंग गैदरिंग में ही संतुष्ट थे। तो अब ऐसे में, अब यहां पर ये स्टूडेंट है राहुल और ये स्टूडेंट है वरुण। तो वरुण हमने नाम दे दिया, ये एंशिएंट टाइम में हंटिंग एंड गैदरिंग से बस अभी ट्रांजिशन हुआ है। राहुल ने स्टार्ट कर दिया एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, वरुण ने नहीं की। वरुण आराम फरमा रहा है, ये तो बस पेड़ पे भी आराम फरमा रहा है, ये जाएगा हंटिंग करने शाम को, ठीक है। लेकिन उसको पता लगा कि यार ये जो चीजें खाने पीने की यहाँ पर उग रही हैं, ये राहुल कुछ करता तो रहता है यहाँ पर। वरुण गया और इन चीजों को लेकर सारी हार्वेस्टिंग करी और सबको भर के चला गया वहां से। तो यहां पर जो राहुल है उसको बात बुरी लगेगी कि नहीं लगेगी। क्यों? राहुल को लगेगा कि यार मैंने ये लेबर की थी, मैंने यहां पर मेहनत की थी, लेबर की थी। तो यानी कि राहुल मानेगा कि यार दिस इज माइन, इस पे मेरा हक बनता है क्योंकि मैं लगा हुआ था इस पे। दिस इज द वेरी बेसिस ऑफ सेटल्ड वे ऑफ लाइफ, कि आप अपना एक हक बताने लगते हैं कि यार ये चीज मेरी है, दिस इज माइन। लेकिन क्या इस समय पर कोई लॉ था? कोई लॉ समय पर नहीं था। अब वरुण चले गए लेकर, तो वरुण 1-2 कोड़ लाए, फिर कुछ और जो बचा हुआ था उसको भी लेकर चले गए, तो राहुल को बड़ा नुकसान हुआ। अब इस बार नेक्स्ट बार वरुण आए तो हो सकता है वापस ना जा पाए, राहुल खड़े मिल जाए। तो यानी कि यहां पर अब वरुण की जो लाइफ है इसकी भी कोई एश्योरिटी है क्या? क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई पुलिस नहीं है भाई। सीधा अगर आपने कुछ चीजें सिर्फ इनके खेत से ली हैं, ये सीधा आपको खत्म ही कर देंगे, क्योंकि कोई लॉ नहीं है यहां पर, राइट। तो यानी कि आपको पता लगा कि यार 2 चीजें हमारे सामने आई। राहुल को अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा चाहिए थी, क्योंकि प्रॉपर्टी मतलब जो भी आपको लगता है कि ये आपकी इकोनॉमिक वैल्यू है, आप इसको क्लेम करना चाहते हैं। और यहां पर जो वरुण है उनकी लाइफ थ्रेट में हो गई, दोनों को ये नुकसान हुआ, और दोनों अब चाहते हैं कि यार ये मेरा राइट है, RIGHT राइट है, जो मुझे मिले। ध्यान रखना,
जो राइट शब्द है, अधिकार शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? राइट में सबसे पहला पॉइंट होता है क्लेम, यानी कि कोई चीज ऐसी जो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन जो आपका क्लेम हो वो लेजिटिमेट हो। लेजिटिमेट का मतलब हो वैध हो। लेजिटिमेट दो ही तरीके से हो सकता है कोई चीज, ए जैसे कि लेजिटिमेट बाय अ पर्टिकुलर लॉ, कि कानून ने बताया हो कि जी हाँ ये चीज आप क्लेम कर सकते हो, या लेजिटिमेसी बाय सोसाइटी, सोसाइटी उस चीज को मानती हो, ठीक हाँ जी इनका क्लेम बनता है तो इनको मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, आप काफी से 6-7 महीने से आप तैयारी करने घर से बाहर आए हुए थे, 6-7 महीने बाद आप घर वापस जा रहे हो। सो आपने अपनी मदर से कहा कि मम्मी मैं घर आ रहा हूं तो व्हाट आई नीड राजमा चावल। तो मम्मी ने कहा बिल्कुल यार 6-7 महीने बाद तुम आ रहे हो, तुम्हें मिलेगा, बिल्कुल तैयार आ जाओ। आपने उस दिन कुछ खाया नहीं, आपने कहा बस राजमा चावल ही खाऊंगा। जाकर गए, मम्मी घर पे नहीं थी, वो काम से चली गई। किचन में देखते हो राजमा चावल नहीं है, फ्रिज में देखते हो नहीं, कहीं नहीं मिले आपको। तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे होगा। क्यों हो रहा है आपको? क्योंकि आप अपना राइट मानते हो अपनी मम्मी पर, कि जब मुझे कहा गया और मैं नहीं कहा गया, मुझे चाहिए। लेकिन क्या ऐसा जो क्लेम है जैसा आप अपनी मम्मी पर कर सकते हो, अपने पेरेंट्स पर करते हो, क्या ऐसा पड़ोसी पे कर सकते हो कि भाई आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी उसको सही क्लेम नहीं मानेगी, राइट? या आपकी जो घर है उस पर आप क्लेम कर सकते हो कि ये मेरा है, मेरा अधिकार है। क्यों करते हो? क्योंकि कानून आपको ऐसा अधिकार दे रहा है, कह रहा है हाँ जी पहले आपके पेरेंट्स का था अब आपका है जी, कानून के हिसाब से आपका है जी। तो क्लेम ऐसा होना चाहिए जो लेजिटिमेट हो। ऐसा नहीं है कि आप ताजमहल गए, आपने कहा पसंद आ गया मुझे, क्लेम करता हूं मैं, ये मेरा हो जाए, जितना पैसा कहते हो दे दूंगा, मैं जब देने के लिए तैयार हूं तो अब तो ये मेरा है। ठीक, आप नहीं कह सकते भाई ऐसा। आपने कहा मैं प्रधानमंत्री राहत कोष में मैं 50 करोड़ रुपए देता हूं, 100 करोड़ देता हूं, मुझे ताजमहल पे क्लेम चाहिए। नहीं हो सकता, ना कानून आपको देगा ना सोसाइटी देगी। भाई वो राष्ट्र की धरोहर मानते हैं उसको, कहने लोगों लाल किला चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होगा। तो कहने का मतलब है जो भी आप क्लेम करें वो लेजिटिमेट हो, वैध हो, राइट? दूसरी चीज, कोई अथॉरिटी हो उस क्लेम को आपको सेटल करने में। आप बोले जा रहे हो लेकिन कोई अथॉरिटी है ही नहीं, कोई संस्था नहीं है, कोई पावरफुल बॉडी नहीं है जो आपको आपका क्लेम दिला सके। तो क्या आपका राइट करने से आपको कोई राइट मिलेगा? नहीं। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तभी हम किसी चीज को कह सकते हैं कि राइट, यानी कि द कॉन्सेप्शन ऑफ राइट के अंदर आती है या अधिकार की अवधारणा में आती है, राइट? तभी उसको माना जाता है। ठीक है, अब इनको चाहिए प्रॉपर्टी और लाइफ की सेफ्टी, इनको प्रॉपर्टी की सेफ्टी, इनको लाइफ की सेफ्टी। तो ऐसे में हमें समझ में आया कि भाई एक तो लेजिटिमेसी मानी जाए लॉ में, इसकी जरूरत है हमें, सोसाइटी में भी रिकॉग्निशन मिले, इसकी जरूरत हमें, समाज में सब लोग माने भाई हाँ जी ये, मतलब अब राहुल चाहते हैं समाज के सारे लोग जितने हंटिंग गैदरिंग वाले हैं कल को एग्रीकल्चर करने आ गए तो ये समझें कि लेजिटिमेट माने कि राहुल की ही जमीन है ये। सोसाइटी से आप एग्रीमेंट चाहते हैं, फिर आप कोई कानून चाहते हैं, कानून भी कहे कि ये राहुल की जमीन है, ये राहुल के प्रोडक्ट्स हैं। और कोई अथॉरिटी आप चाहते हैं कि भाई अगर किसी ने छीना तो कोई अथॉरिटी उनको उनका अधिकार वापस दिला दे। तभी तो एक्चुअली राहुल, वरुण और अदर लोग जो है एक स्टेबल लाइफ जी पाएंगे। बताइए, जब स्टेबल लाइफ जी पाएंगे तभी तो प्रॉस्परस लाइफ आ पाएगी, है कि नहीं? जरूरत है इसकी। तो इसी वजह से यहां पर कॉन्सेप्शन आया ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि हमें जरूरत पड़ी एक स्टेट की। स्टेट एक कॉन्सेप्ट है जो कहता है जैसे एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लोग हैं, ये भाई ये एक ही जगह के लोग होंगे, तो स्टेट का कॉन्सेप्ट कहता है कि जब एक पर्टिकुलर टेरिटरी हो, ठीक है, उस टेरिटरी में पॉपुलेशन हो, जैसे कि यहां पर ये पॉपुलेशन है, वरुण है, राहुल है और अदर पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के साथ एक गवर्नमेंट हो वहां पर, जैसे कि अब ये गवर्नमेंट बनाना चाह रहे हैं अथॉरिटी, और ये गवर्नमेंट सॉवरन हो। सॉवरन का मतलब है सुप्रीम हो, यानी कि इसकी जो कमांड है वही कानून माना जाए, तभी जाकर एक्चुअली ये कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट आएगा और स्टेट से आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी, राइट? तो ये है स्टेट का कॉन्सेप्शन। तो हर कोई ओरिजिन ऑफ स्टेट की इसी वजह से बात करता है, क्योंकि हर पॉलिटिकल थिंकर चाहता है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास स्टेबिलिटी हो, प्रोस्पेरिटी हो। तो आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट ये हम सबकी लाइफ से कनेक्टेड है, कितना कॉमन है कि नहीं? ये पीएसआर ऑप्शनल में ही पढ़ाता हूं मैं, आईपीटी वाला एक चैप्टर आता है उसमें ही ये सब पढ़ाता हूं। नाउ अब डिफरेंस देखिए, जो वेस्ट है, वेस्ट में ओरिजिन ऑफ स्टेट का जो आइडियाज हैं उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, ईस्ट से। तो वेस्ट में अगर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल कि स्टेट जो है बनी थी कब? एक कॉन्ट्रैक्ट आया था जी, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न टाइम का,
ठीक है, अभी एंशिएंट टाइम का बताऊंगा, राजा मोनार्की वाला। तो मॉडर्न टाइम में कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? लोगों के बीच में है। ये लोग हैं, लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया होगा इन सब ने, और तब जाकर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मतलब इन्होंने एक डॉक्यूमेंट पे माना कि हाँ ये रूल एंड रेगुलेशन है, इस तरीके से यहाँ पर सरकार बनेगी, ये सरकार में ये लोग चुने जाएंगे, इनके पास ये पावर होगी, ये फंक्शन होंगे। तो एक डॉक्यूमेंट इन्होंने साइन किया होगा और माना होगा कि चलो ये डॉक्यूमेंट से पूरा हमारा एरिया चलेगा, तब ये स्टेट यहाँ से ओरिजिन हुआ होगा। तो यानी कि यहाँ पर जो ओरिजिन है स्टेट का, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट माना गया। समाज के लोग जो आपस में इंटरकनेक्टेड है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, इससे ये बन गया स्टेट। आपको लगता है जो वेस्ट का ये आइडिया है, इट्स अ गुड आइडिया, कारण ये लोगों को एक एश्योरिटी दे रहा है कि भाई कम से कम जब तुमने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बनाया, तुमने स्टेट को बनाया, तो स्टेट में जो भी पावर में आएगा वो तुम्हारा शोषण नहीं कर सकता आर्बिट्ररी तरीके से, क्योंकि तुमने ही तो बनाया भाई स्टेट को। सोर्स ऑफ पावर कौन है? लोग हैं। आपको नहीं लगता ये तो कॉन्सेप्ट हमारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में भी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कॉन्सेप्ट है क्या कहता है? जैसे हमारा प्रियम्बल कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। क्या रिप्रेजेंट करता है? यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम भारत के लोग खुद को दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? हम भारत के लोग खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। तो अल्टीमेटली ट्रू सोर्स ऑफ पावर कौन है? हम भारत के लोग हैं। तो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ही काम करना होगा और आर्बिट्रेरली यानी कि अपने इरेशनली कोई एक्शन नहीं ले सकते। जैसे कि मान लीजिए वेस्ट में एंशिएंट टाइम में, देखो ये तो मॉडर्न टाइम की बात हो गई वेस्ट की, ठीक है। वेस्ट में एंशिएंट टाइम में स्टेट का जो आइडिया था वो था डिवाइन राइट्स थियरी। डिवाइन राइट्स थियरी। अब ये आइडिया कह रहा है कि जो राजा है ना, मान लीजिए ये राजा है, राजा को एक्चुअली गॉड ने चुना है। अब जब राजा को गॉड ने चुना है तो किसी की हिम्मत है क्या राजा के खिलाफ खड़ा हो जाएगा? राजा अगर अच्छा है तो देखो गॉड कितने मतलब अल्ट्रुस्टिक हैं, कितने अच्छे हैं आपके लिए, राइट। राजा अगर बुरा है, आपका एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट कह रहा है, जैसे कि वेस्टर्न यूरोप में उस टाइम पर चर्च का डोमिनेंस होता था और चर्च जो है एक्सप्लेन करता था चीज़ों को। तो चर्च कहता था कि देखो गॉड चाहते हैं दैट यू शुड एंड्योर दिस पेन सो दैट यू कैन प्योरीफाई योर सोल। तो यानी कि एक तरीके से चर्च भी जो एक्सप्लेन कर रहा था, कॉन्सेप्ट सपोर्ट कर रहा था डिवाइन राइट्स थ्योरी का, ये था तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। बता रहे हैं कि राजा को जो है गॉड ने रखा है, ये डिवाइन राइट है राजा का। तो जो आम जनता है वो तो बस इस राजा के अंडर रहे, ठीक है, अच्छा हो या बुरा हो। तो आपको नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट से भी स्टेबिलिटी आएगी? क्योंकि कोई हिम्मत ही नहीं करेगा राजा के खिलाफ जाने की। राजा के खिलाफ जाना मतलब भगवान के खिलाफ जाना, भगवान के खिलाफ जाओगे तो कहां जगह मिलेगी भाई तुम्हें? ना अब मिलेगी ना कहीं और मिलेगी, ऐसा इंटरप्रिटेशन था, राइट। तो देख रहे हैं थे तो क्या ये तो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट थे जिसको धर्म भी सपोर्ट कर रहा था। तो इसी वजह से राजा को धर्म की जरूरत पड़ती थी कि वो इंटरप्रिटेशन करते रहे उनके सपोर्ट में। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे एक्सप्लॉयटेशन हुआ। कितनी जगह पर राजा ने कहा जब कोई सवाल ही नहीं कर सकता तो राजा का आज मूड है कि इसको ये सजा देनी है, दे दी उसको सजा। इरेशनली चल रहा है कितनी जगह पर। तो हमने देखा एक्सप्लॉयटेशन, और इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाना था एंशिएंट टाइम से मॉडर्न टाइम में। तो मॉडर्न टाइम में आइडिया आया सोशल कॉन्ट्रैक्ट का कि भाई लोग खुद हैं सोर्स ऑफ पावर, कोई गॉड नहीं है सोर्स ऑफ पावर सरकार का, इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस लॉ का लोग हैं, लोगों ने बनाया होगा अपनी कन्वीनियंस के लिए। और ये थ्योरी दे दी कि भाई इस वजह से लोगों ने बनाया होगा, गॉड ने नहीं बनाया, राइट। तो ये तो हो गया वेस्ट का कॉन्सेप्ट। और ये वेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये अच्छा सिस्टम है क्योंकि इससे एक्सप्लॉयटेशन रुका, सरकार पर जवाबदेही बढ़ी, और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको लिया गया, हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिया, ठीक है। अब ईस्ट पे आते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ईस्ट में यानी कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, चलिए इंडिया, और इंडिया में बात कर रहा हूं मैं एंशिएंट टाइम में। तो इंडिया में जो एंशिएंट टाइम में आइडिया था वो था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आप कहेंगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? क्वासी का मतलब होता है अर्ध। कितना आसान है। यहां सोशल कॉन्ट्रैक्ट है लोगों का लोगों के बीच में, और हमारे यहां पता क्या है, एंशिएंट टाइम में कहा गया भाई लोगों में विश्वास जताना है कि लोग इस कॉन्ट्रैक्ट को माने। तो लोग जो है ज्यादा करीब किसके होते हैं, कानून के कि धर्म के? आपको क्या लगता है? आप जो है ज्यादा क्लोज, आज इंडिपेंडेंस डे है तो बिल्कुल सच बताइएगा, आप अपने आप को ज्यादा करीब किसके मानते हैं? आप ज्यादा कनेक्टेड मानते हैं अपने रिलीजन से, ज्यादा कनेक्टेड होते हैं,
या फिर आप ज़्यादा कनेक्टेड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से? बताइए आपका क्या मानना है, कमेंट्स में बताइए, इधर चैट में नहीं, कमेंट्स में जेन्युइन बताइए। या फिर ये बता दीजिए, अपने पर बात मत लीजिए, अपनी सच्चाई आप खोलना नहीं चाहते। दुनिया में आपके आसपास जो लोग हैं वो ज़्यादा कनेक्टेड किससे हैं, ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड किससे हैं, अपने रिलीजन से या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से, जो उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए, बताइए कमेंट्स में। तो शायद आप में से कई लोग कहेंगे कि सर देखो, हकीकत तो यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो रिलीजन का रिचुअल होता है, बड़ा होता है तो बीच बीच में फिर रिलीजन फेस्टिवल, शादी हो रही है रिलीजन, कोई और चीज़ें हो रही है रिलीजन, फिर खत्म हो रहा है तो रिलीजन। तो हर जगह वो घिरा हुआ है रिलीजन से। रिलीजन उसको वर्ल्ड व्यू दे रहा है, केवल इसी दुनिया का नहीं, उसके बाहर बाद में क्या होगा उसका भी, उन विश्वासों पर उसका जीवन चल रहा है। तो एक तरीके से ज़्यादा कनेक्टेड भाई ये रिलीजन से है। तो कहा गया कि इसी वजह से चलो ऐसा करते हैं, एंशिएंट टाइम में क्या कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट है ये गॉड और लोगों के बीच में, मतलब ये है कि ऐसा हुआ होगा। आप कहेंगे हम क्यों माने ऐसा हुआ होगा कि गॉड और पीपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा? एग्जाम्पल देता हूं। तो जैसे कि मनुस्मृति से कनेक्ट करता हूं, तो कहा गया कि एक समय की बात करते हैं जब ये स्टेट नहीं होगी, जब कोई सरकार नहीं होती हुई होगी। आप कहेंगे ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों? जो भी चीज हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रही है, आपको नहीं लगता कभी ना कभी तो उसका ओरिजिन हुआ होगा, कोई ना कोई एक पॉइंट तो हुआ होगा जहां से वो ओरिजिनेट हुई होगी। जैसे ये पेन है तो कभी ना कभी ये क्रिएट हुआ है, ये रिमोट है कभी ना कभी ये क्रिएट हुआ है ना, ये बोर्ड है कभी ना कभी क्रिएट हुआ है ना। तो इसी तरीके से अगर ये सरकार है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो पता है भाई कब से क्रिएट हुआ। हम कह रहे हैं जो आइडिया है पूरा का पूरा कि एक सरकार ही होगी, ये आइडिया भी कभी ना कभी शुरू हुआ होगा। जैसे पहले हम अर्ली मैन की तरह रहते होंगे, है ना, कभी ना कभी तो शुरू हुआ होगा जब हमें जरूरत महसूस हुई होगी। तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी, उससे शुरुआत हुई होगी। तो कहा गया कि जब ये नहीं था ना ऑर्डर, तो एक्चुअली उस समय मत्स्य न्याय होगा। जैसे इंडियन पॉलिटिकल थॉट वर्ड यूज करती है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को खा रही होगी। आप कहेंगे सर ये मछली मतलब कहीं समुद्र की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, अपने आप को मानिए मछली। मतलब क्या है? मतलब यह है कि स्टेट ऑफ एनार्की होगी, यानी कि अगर कोई अथॉरिटी नहीं है तो सब जो मन में आएगा वो करेंगे। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं कहूं कि 24 घंटे के लिए कोई पुलिस नहीं, कोई जज नहीं, कोई जो भी आप काम करेंगे ना, उस काम के लिए आपको कोई सजा नहीं देगा, तो कमेंट्स में बताइए आप क्या करेंगे। मैंने कहा 24 घंटे के लिए स्टेट ऑफ नेचर में चले जाते हैं। स्टेट ऑफ नेचर का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक ऐसा समय होगा जब कोई रूल, कोई अथॉरिटी, कोई लॉ नहीं होगा, कोई सरकार नहीं, कोई जज नहीं, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं होगा उस टाइम पे। बस हम होंगे और हमारी विल होगी, इच्छा होगी कि क्या करा जाए, चलो उठ गए अब क्या करा जाए। तो ऐसा मान लीजिए प्रेजेंट सिस्टम में एक्सपेरिमेंट किया जाए 24 घंटे के लिए, कोई नहीं देख रहा आपको, ना कोई सजा मिलेगी, जो भी आप करना चाहो, क्या करोगे आप? तो आपके मन में जो कई सारे ख्याल आए हैं अभी अभी, आपको नहीं लगता इससे कितने सारे लोगों को नुकसान भी हो सकता है, उनके अधिकार जा सकते हैं, राइट? सो अगर ऐसा हुआ तो सोसाइटी में कैओस हो जाएगा। तो इसी बात को हम कहते हैं मत्स्य न्याय, यानी कि जो माइट है वही राइट मानी जाएगी, यानी कि जिसके पास जो शक्ति है वो शक्ति का उपयोग करेगा और जो कमजोर है उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। और अगर कमजोर नुकसान उठाया जा रहा है, कब तक उठाएगा? वो हथियार उठाएगा, वो फिर नुकसान पहुंचाएगा। तो यानी कि स्टेट ऑफ एनार्की होगी जब स्टेट का ओरिजिन नहीं हुआ था। तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट एक स्टोरी को शेयर करती कहती है कि शुरुआत में मत्स्य न्याय होगा, मत्स्य न्याय चल रहा होगा। बड़ी मछली, छोटी मछली, मतलब कि जो बाइट है जिसके पास पैसा, पावर है, मतलब पैसा तो क्या, मतलब पावर है, वो दूसरे को अंडरमाइन कर रहा होगा। तो ऐसे में जिनका शोषण हो रहा होगा उन्होंने गॉड से आग्रह किया होगा, रिक्वेस्ट की होगी। तो वहां पर वो कहते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम कि वी वॉन्ट सम सोल्यूशन, वी वॉन्ट प्रोटेक्शन। तो ऐसे में गॉड ने कहा होगा, अब यहाँ पर गॉड का यहाँ पर रिप्रेजेंट स्टोरी में बता रहे हैं ब्रह्मा। तो ब्रह्मा से कहा होगा कि भाई आप जो है कोई तरीका बताइए जिससे कि हमें एक स्टेबिलिटी मिले, हमें प्रोटेक्शन मिले लाइफ में। तो कहा ठीक है, चलो फिर आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं।
तो गॉड ने कहा ठीक है भाई, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं, उसको आप सब फॉलो करोगे? सबने कहा बिल्कुल फॉलो करेंगे जी। तो इसी वजह से क्या कहा गया इसको, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये गॉड और लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको हमने एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, हिंदू स्ट्रैंड में, धर्मशास्त्र में देखा है, मनुस्मृति में देखा है। क्लियर है बात? तो दिस इज इट। अरे कहां गया, यस। तो देखिए अब आपको पता लग गया ये। अब हम एक एक करके चलते चलते हैं, पूरी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। थॉट्स ऑफ मनु क्या है? तो साइलेंट आइडियाज जो मनुस्मृति में है उनको कहते हैं कि ये धर्मशास्त्र से जुड़े हुए हैं। तो हु वाज मनु? तो कहा जाता है कि मानस पुत्र थे, यानी कि जो ब्रह्मा है वो ओरिजिनेटर ऑफ स्टेट हैं, तो उनके पुत्र। रोल ऑफ मनु क्या है कि एक्चुअली ये फर्स्ट लॉ गिवर हैं। जब लोगों को चाहिए था कि कानून चाहिए, ऑर्डर चाहिए, तो मनु ने वो ऑर्डर दिया, राइट। इन्होंने बताया कि धर्म क्या है, समाज में ऑर्डर कैसे आएगा। तो एक बात मनु ने कहा कि देखो काम तो सबको करना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं काम के आधार पर हम डिवाइड कर देते हैं वर्णास में। तो ये एक इंटरप्रिटेशन आया कि 4 वर्ण इस वजह से मनुस्मृति में लिखे हैं क्योंकि ये समाज में ऑर्डर लाने के लिए बनाए गए थे। तो धर्मा, ये मैंने बता दिया, हमारे यहाँ धर्म का मतलब वो नहीं है जो यूरोप में है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पर धर्म का मतलब है ड्यूटी। ऋग्वेद में भी ये बहुत ही फेमस सेइंग है, मतलब इसको आप अपने एसे में, एथिक्स में कोट करेंगे, पीएसआर ऑप्शनल में तो कोट करते ही हैं। पृथ्वीम धर्मम धृतम, यानी कि धर्म इज दैट विच होल्ड्स लाइफ ऑन दिस अर्थ। खुद ही सोचिए, बात तो बिल्कुल सही है ऋग्वेद में जो कही गई है। अगर हम अपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, तो क्या जिंदगी, स्थिरता इस धरती पर रह सकती है? नहीं रह सकती। अगर पुलिस अपनी ड्यूटी करती है तभी हम सब सेफ एंड सिक्योर हैं, हमारी डिफेंस फोर्सेस अपनी ड्यूटी करती हैं तब हम सेफ एंड सिक्योर हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स अपना काम करते हैं तो कितनी सारी जो सेवाएं हैं सरकार की वो चल पाती हैं। डॉक्टर अच्छा काम करता है तब जाकर आपको मेडिकल केयर मिल पाती है, टीचर अपना अच्छा काम करता है तब जाकर आपका जो पर्सपेक्टिव ऑफ एक्सपेंड हो पाते हैं, आप सक्सेसफुल हो पाते हैं लाइफ में, स्ट्रेंथन हो पाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि धर्म इज दैट विच होल्ड्स लाइफ ऑन दिस अर्थ, पृथ्वीम धर्मम धृतम, राइट। अगर इसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? अब मुझे बताइए, ये क्या कोई ऐसा चीज है कि जो किसी एक पर्टिकुलर कोई रिचुअल है? रिचुअल थोड़ी ना है, ये तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, वे ऑफ लाइफ है कि नहीं? तो इट इज नॉट, अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो क्या होगा? अराजकता आएगी, अराजकता यानी कि एनार्की हो जाएगी, राइट। कोई कॉमन रूल नहीं है, कुछ भी हो सकता है जी। और एनार्की अगर आ गई तो मुझे बताइए पराजय होगी कि नहीं होगी, कैटास्ट्रॉफी होगी कि नहीं होगी? कैटास्ट्रॉफी होगी, राइट। अराजकता का मतलब होता है कि कोई लॉ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है। अब फिर उसमें क्या होता है? कैटास्ट्रॉफी होती है, हर कोई अपनी मनमर्जी से करने लगता है, दूसरे का नुकसान करता है, और ऐसे एंड ऑफ लाइफ हो जाएगी धरती पर। तो ये सेइंग यहां पर दी गई है, इस वजह से कहा गया है कि धर्मशास्त्र जरूरी है, हर किसी के लिए जरूरी है, राइट। तो सोर्स क्या है? धर्मशास्त्र है, और यहां पर धर्मशास्त्र यानी कि मनुस्मृति है, राइट। अब यहां पर वर्ड हमने स्मृति यूज करते हैं। स्मृति का मतलब क्या होता है? याद जो आपको होता है, राइट, जो आपकी देखिए, श्रुति का मतलब होता है लिसनिंग, सुनना। स्मृति का मतलब होता है जो आपको याद रहना, राइट। तो रिप्रेजेंट करती है वेदास को, कि वेदास ने रिवील करी नॉलेज, राइट। और यहां पर है रीति। रीति का मतलब होता है कि कॉस्मिक लॉ, जैसे कि आज के समय में मतलब ये कॉस्मिक लॉ है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आप अलग से अब बनाएंगे, ये वो प्रिंसिपल है जिसके आधार पर ये जिंदगी हमारी टिकी हुई है। जैसे कि अगर हम अपने समझें कि किस तरीके से समाज में ऑर्डर रहेगा जब तक हम अपनी ड्यूटीज करेंगे। अब ड्यूटीज क्या क्या हैं वो हम रीतियों के थ्रू समझ जाएंगे, राइट। जब उसको फॉलो करेंगे तभी हमारे लाइफ में वी आर गोइंग टू हैव गुड लाइफ, तभी सोसाइटी में गुड लाइफ होगी। फिर यहां पर मनुस्मृति से ऑर्डर को लाने के लिए वर्णास डिवाइड करिए। वर्णास आपको बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। और वो कह रहे हैं कि अगर हर एक वर्णा ने अपना धर्म फॉलो नहीं किया तो इससे फिर वही होगा, अराजकता आएगी, प्रलय होगा, और फिर फाइनली एंड ऑफ लाइफ होगी, राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि एक पर्सपेक्टिव यह है कि भाई चेंज हो सकता था आपका जो वर्णा है। दूसरा पर्सपेक्टिव यह है कि चेंज वाकई तो हुआ नहीं, असलियत में तो हुआ नहीं, राइट। संस्कारास कुछ रिचुअल्स हैं। स्टार्ट फ्रॉम गर्भधान, यानी कि जैसे ही बेबी कंसीव होता है तो गर्भधान संस्कार, और फिर एंड जो होता है लाइफ हमारी वो है अंत्येष्टि। तो इसके बीच में अलग अलग रिचुअल्स हैं। अब क्योंकि हम तो पॉलिटिकल इंसाइट्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हमें यूज इसका ऐसे करना है कि हमारी डेली लाइफ में रिचुअल्स, फेस्टिवल्स इस वे से दिए गए सो दैट वी कैन अगेन एंड अगेन कनेक्ट बैक
टू द कोर आइडियाज विच शुड गवर्न आवर लाइफ। जैसे कि अगर कोई आप अपने धर्म के रिचुअल करते हैं या प्रेयर करते हैं या किसी की शादी होती है तो आप वो 7 फेरे करते हैं, तो 7 फेरे में भी क्या चल रहा है, उसमें भी तो क्या बताया जा रहा है आपको, मतलब वहाँ पर एक आपकी लाइफ का दैट्स अ यू कैन से फेज, अब एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, तो उस नए फेज में आपको 7 जो बता रहे हैं कि 7 वचन है, तो वचन क्या है, एक तरीके से आपको बता रहे हैं भाई ये आपका धर्म है अब, दैट यू हैव टू फॉलो, और अगर आप उस धर्म को फॉलो नहीं करोगे तो लाइफ में क्राइसिस आएगा, श्योरिटी है, राइट। तो अधर्म करोगे तो फिर क्या होगा भाई, प्रलय आएगी, और ऐसा ही हो रहा है कि नहीं। नाउ पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ हैं। धर्म यानी कि अपनी ड्यूटीज को पूरी करो, अर्थ यानी कि रिसोर्सेज को जुटाओ, यानी कि पैसा कमाना भी जरूरी है, तभी आप कितनी सारी जिम्मेदारियों का पालन कर पाओगे, है कि नहीं। काम, काम का मतलब एक इंटरप्रिटेशन कहता है काम का मतलब है दैट यू ऑल्सो हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू एक्सपेंड आवर जनरेशन, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन भी आनी चाहिए। तो काम वाला जो सेगमेंट है उस पर भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट ने जिक्र किया हुआ है कि भाई ये भी एक एसेंशियल पुरुषार्थ है, राइट। नेक्स्ट मोक्ष, यानी कि अल्टीमेटली जब आप अपने सभी धर्मों का अपने वेरियस फेजेस में जो धर्म होते हैं उसका पालन करते हैं, अर्थ का भी पालन करते हैं, काम का भी पालन करते हैं, तो तभी आप अल्टीमेट स्टेज मोक्ष को पाते हैं, राइट। सो हिंदूज टुक लाइफ इन अ कॉम्प्रिहेंसिव सेंस, ये हमें इस बात से दिख रहा है। तो देखिए अर्थ और जो काम है, काम यहां पर अब जैसे सेक्स है तो सेक्स को जनरली बहुत ही नैरो सेंस में इंटरप्रेट किया जाता है, राइट, कि इट्स अ प्रोसेस, बट एक्चुअली जब हम पुरुषार्थ में इस बात को, काम को एक्सपेंड करते हैं तो इट इज वे डीपर एंड वे मोर देन दैट, राइट। गिविंग, ब्रिंगिंग अ न्यू लाइफ एंड हैविंग इन डेप्थ रिलेशनशिप, दैट इज व्हाट इट इज रिप्रेजेंटिंग। इट इज रिप्रेजेंटिंग हार्मनी, इट इज रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, राइट। तो बैलेंस वे ऑफ लाइफ के बारे में यहां पर बात कर रहा है। प्लस मैंने आपसे कहा कि डिफरेंट फेजेस में आपके अलग अलग धर्म होंगे। आप सोचिए कि कौन सा फेज, तो यहां पर कहा गया कि डिफरेंट फेज का मतलब है जैसे कि ब्रह्मचर्य वाला फेज शुरुआती फेज है जिसमें कि आपको अपने फोकस नॉलेज गेन करने पर करना होगा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्म में विचरण एक तरीके से। फिर एक टाइम आ गया कि ठीक है अब आप कैपेबल हो गए, इतना आपने ज्ञान हासिल कर लिया, अब आप अपनी लाइवलीहुड कर सकते हो, मतलब कुछ कमा सकते हो, आप कुछ ट्रेड कर सकते हो, काम कर सकते हो, काम इन द सेंस आप यहां पर अर्न कर सकते हो। फिर आपका गृहस्थ जीवन हो गया, नाउ यू हैव हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड देन वानप्रस्थ, कि ठीक है अब हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो गई, अब आप जो है जंगलों की तरफ चले जाओ या सॉलिट्यूड की तरफ चले जाओ, और फिर फाइनली आप संन्यास ले लो। तो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ कि दिस इज, आई एम गोइंग थ्रू ऑल दिस, नाउ वी आर एट अ स्टेज जहां पर हम वैराग्य की प्राप्ति होगी, यानी कि फिर जो जीवन मरण का चक्र है, जो मोह है, वो यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो ये डिफरेंट फेजेस आपको बताई हुई हैं और हर फेज में आपका अलग अलग आपका धर्म है। अब किंग की बात करते हैं। जैसे मोनार्की हमने बात की एंशिएंट टाइम में यूरोप में, वहां पर डिवाइन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, यानी कि गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है किंग। यहां पर अगर हम इंडिया में देखें, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखें, तो किंग को धर्म के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि किंग अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कुछ भी कर लेगा, राजा है तो कुछ भी कर लेगा, नहीं, किंग को भी राज धर्म का पालन करना पड़ेगा, राइट। किंग को भी दंड संहिता को जानना होगा, धर्म को जानना होगा और उसके अनुरूप ही चलना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ स्टेट क्या है बताया आपको, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि लोगों का और भगवान के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके से, इस वजह से बनाया गया जिससे कि लोगों में विश्वास रहेगा कि भाई हाँ इन रूल्स को हमें फॉलो करना है। लेकिन हमने देखा मॉडर्न टाइम में, हमने देखा कि कई लोग कई बार भगवान के नाम पर अपनी इंटरेस्ट को भगवान का इंटरेस्ट करके डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आइडिया जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया मॉडर्न टाइम में, और हमने भी भाई इसको एक्सेप्ट किया, है कि नहीं। अब जो ओरिजिन हुआ स्टेट का, ये मैंने आपको भी समझाया था, बस ये यहां पर लिखा हुआ है। नो स्टेट एक ऐसी सिचुएशन होगी जब कोई राज्य नहीं होगा, मत्स्य न्याय प्रेवलेंट होगा, यानी कि माइट इज राइट। फिर लोगों ने त्राहिमाम किया कि सर बचा लीजिए, मतलब कौन बचा लीजिए, ईश्वर बचा लीजिए। तो ब्रह्मा ने कहा ठीक है भाई बचाते हैं तुम्हें, लो क्रिएट कर दिया तुम्हारे लिए मनु। तो मनु अब जो है फर्स्ट लॉ गिवर हो गए, राइट। तो किंग के जो आइडियल्स हैं, किंग को डिवाइन पर्सनैलिटी रखनी होगी। डिवाइन पर्सनैलिटी का यहां पर क्या मतलब है, यहां पर मतलब है कि किंग को दैट धर्मों का ज्ञान होना चाहिए, धर्म का अपनी ड्यूटीज का ज्ञान होना चाहिए, प्लस किंग को मैटेरियल एज वेल स्पिरिचुअल दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, राइट।
क्योंकि स्टेट अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि एंशिएंट टाइम का टेक्स्ट अरशात मैनेजमेंट की इतनी नुआंसेस पे, इतनी बारीकियों पर बात करता है, करप्शन किस किस तरीके से हो सकता है, अमात्य को कैसे रखना है, दुर्ग कहां पर बनाने हैं, अलायंसेस कैसे बनानी है। तो इन सभी बातों पर जो अर्थशास्त्र बात करता है, और अर्थशास्त्र जो है वो धर्मशास्त्र की कंटिन्यूटी की बात करता है कि भाई धर्म का पालन तो करना पड़ेगा किंग को, राइट। तो अब हमें यहां पर क्या पता लग रहा है ईस्ट और वेस्ट में डिफरेंस, कि देखो ईस्ट में ओनली डिवाइन पर्सनैलिटी इज रिक्वायर्ड, किंग्स हैड नो एब्सोल्यूट अथॉरिटी अंडर लॉ, यानी कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, उसको अपना राजधर्म पालन करना है, राइट। अगर वो इसका पालन नहीं करता तो वो हेल में जाएगा, ऐसा कहा गया, जिससे डर रहे। क्षत्रिय वर्णा हेरिडिटरी इंस्टीट्यूशन बनाया गया कि क्षत्रिय वर्णा से ही किंग आएगा, ऐसा यहां पर इंटरप्रिटेशन निकला। वेस्ट ये एक इंटरप्रिटेशन निकला, क्योंकि अदर इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था कि अगर ऑक्यूपेशन के आधार पर अगर आप दूसरे क्षमता को हासिल कर सकते हैं तो वर्णा चेंज हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्षत्रिय वर्णा में जो आएगा वही किंग बन पाएगा। भाई अगर मान लीजिए वैश्य बल को हासिल कर ले और क्षत्रिय वर्णा में हो जाए तो ही वो किंग बन सकता है, ठीक है ना। तो इसका वो इंटरप्रिटेशन भी है एक तब, लेकिन क्षत्रिय को जरूर जानना, क्योंकि क्षत्रिय ही बन रहा है यहां पर किंग, ठीक है ना। अल्टीमेटली भाई जो ये आप ऐसे समझिए कि एंशिएंट टाइम में वेस्ट में भी एक विचारक थे प्लेटो, वो बात करते थे कि भाई समाज में न्याय तभी आ पाएगा जब हर कोई वो काम करेगा जिस काम के लिए वो बना हुआ है, जिस काम को वो बेस्ट कर सकता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। तो कुछ लोग जो रूल करने की काबिलियत रखते हैं उनको रूल करने के लिए ट्रेन किया जाए, तभी वो बेस्ट रूल करेंगे, राइट। ये आइडिया दिया गया। तो ऐसे ही कहा गया कि भाई जो इसके लिए एट्रीब्यूट नेसेसरी है, जो उसको हासिल करेगा, ट्रेन होगा, वही किंग बनेगा। वेस्ट में कहा डिवाइन पर्सनैलिटी प्लस डिवाइन राइट, यानी कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, यहां एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, जब तक पालन करोगे तब तक रहोगे, राइट। तो ये बात आपको क्लियर है यहां तक, यस और नो। अगर यहां तक बात हो गई क्रिस्टल क्लियर तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर इन कमेंट्स।